अध्याय 161 मेरे करीबी सभी मुझे बचपन की प्रेमिका कहकर बुलाते हैं। वाह, आप तो माता पिता से मिल भी चुकी हैं। तन्वी राउत ने आश्चर्य से कहा। आन्या मई, आप और रेयांश खन्ना ने अभी तक मतलब वो किया तो नहीं है ना? मेहर अवस्थी शर्मा गई। नहीं, उसने अभी तक मुझसे अपने प्यार का इजहार नहीं किया है। उसकी आवाज़ में थोड़ी नाराज़गी थी। दरअसल वह दिन भर रेयांश खन्ना से दूरी बनाए हुए थी, कुछ तो इसलिए कि वह कल रात क्लास रियूनियन में नशे में धुत हो गया था, और कुछ इसलिए कि वह थोड़ी नाराज़ थी कि उसने अभी तक उससे कोई पहल नहीं की थी। रेयांश खन्ना का सहायक का अनुबंध 2 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। क्या वह तब रुकेगा या चला जाएगा? उनका रिश्ता कैसा होगा? मेहर अवस्थी इनमें से किसी भी बात का अनुमान नहीं लगा सकती थी। ये पहली बार था जब उसने किसी को पसंद किया था, पहली बार वह उसके साथ हमेशा के लिए रहना चाहती थी। प्यार में पड़ी एक युवती का दिल हमेशा संवेदनशील होता है। मेहर अवस्थी डरी हुई थी। उसे डर था कि अगर रेयांश खन्ना का असिस्टेंट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वह चला गया तो उन्हें दोबारा मिलने का मौका नहीं मिलेगा। समय बीतने के साथ साथ उसकी भावनाएं धीरे धीरे फीकी पड़ती गईं। बिल्कुल उसकी और तान्या बंसल की तरह वे कॉलेज में साथ थे और ग्रेजुएशन के तुरंत बाद शादी कर ली। इतना मजबूत रिश्ता भी समय की कसौटी पर खरा नहीं उतर सका। वह उसे सिर्फ 2 महीने से जानती थी। उसे इतना यकीन कैसे था कि वह उसके साथ रहेगा? अरे बाप रे, ये भोली भाली, क्या ये अब भी हमारी अलग थलग रहने वाली देवी है? तन्वी राउत शरारती हंसी हंस पड़ी। अभी भी हंस रही हो? मैं फ़ोन काट रही हूँ। मेहर अवस्थी गुस्से से बोली। अरे अरे, फ़ोन मत काटो, मैं सच कह रही हूँ मेहर, मुझे कल रात पता चला। रेयांश खन्ना के मन में भी तुम्हारे लिए भावनाएं हैं, लेकिन तन्वी राउत रुकी और मेहर अवस्थी ने झट से पूछा, लेकिन क्या? तन्वी राउत ने आगे कहा, आप एक पॉप स्टार हैं, आपके इतने सारे प्रशंसक हैं। जो भी पुरुष आपके साथ रहना चाहेगा उसे बहुत दबाव का सामना करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि रेयांश खन्ना बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। ऐसे लोग कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले बहुत सोचते हैं। जैसे, क्या वह आपके लिए सही हैं? क्या वह आपको खुश रख सकते हैं? क्या आपके प्रशंसक उन्हें स्वीकार करेंगे? वह सही हैं। मेरे प्रशंसकों से मेरे रिश्ते का क्या लेना देना? मेहर अवस्थी ने हड़बड़ी में कहा। छी, देखो तो सही, शादी के लिए इतनी बेताब। तन्वी राउत हंस पड़ी, फिर बोली, आप एक सार्वजनिक हस्ती हैं, एक सेलिब्रिटी हैं। प्रशंसक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप अचानक घोषणा कर दें कि आप किसी रिश्ते में हैं और आपके प्रशंसक आपके बॉयफ्रेंड को स्वीकार नहीं करते हैं तो यह एक बड़ी समस्या होगी। क्या इंडस्ट्री में ऐसी महिला सेलिब्रिटीज की कमी नहीं है जिनके साथ इस तरह के विवाद हुए हों? मेहर अवस्थी एक पल के लिए चुप रही, फिर दृढ़ता से बोली, भले ही मैं अब मशहूर न रहूं, मुझे डर नहीं है, जब तक मैं गाना गाती रह सकती हूँ। प्यार में पड़ी औरतें कितनी नासमझ होती हैं। तन्वी राउत ने आह भरते हुए सलाह दी, अगर तुम सच में उसके बारे में आश्वस्त हो तो तुम्हें उसके परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे। जब उसकी बहन आए तो उसे अच्छा खाना पीना खिलाने के अलावा ये भी पता करना चाहिए कि क्या तुम किसी और काम में उसकी मदद कर सकती हो। मैं समझ गई। मेहर अवस्थी को अचानक एहसास हुआ और उसने रेयांश खन्ना से अपनी अनबन खत्म होने के बाद उससे ठीक से पूछने का फैसला किया। श्रीमती अवस्थी, मेरे पास 2 नए गाने हैं, क्या आप देखना चाहेंगी? रेयांश खन्ना ने नीचे से आवाज़ दी। उसने मुझे बुलाया था, मैंने काट दिया। मेहर अवस्थी ने जल्दी से फ़ोन काट दिया, दरवाजे की ओर भागी, रुकी, उसके चेहरे पर फिर से वही रूखापन आ गया, फिर उसने दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। वे अभी भी एक दूसरे से दूरी बनाए हुए हैं, वह उसे दोस्ती भरी नज़र से तो देख भी नहीं सकती। मेहर अवस्थी नीचे आए और रेयांश खन्ना ने उसे संगीत की 2 शीटें थमा दीं। ये 2 नए गाने हैं, इन्हें देखिए और बताइए कि आपको कौन सा पसंद है। हम अगले कुछ दिनों में इनका खूब अभ्यास करेंगे और आप अगले हफ्ते सुरों का संग्राम में इसे गा सकती हैं। इससे पहले एक और गाना था, फ्लीटिंग ईयर्स, लेकिन रेयांश खन्ना ने फाइनल में मेहर अवस्थी से इसे गाने की योजना बनाई थी। मेहर अवस्थी ने संगीत की शीट ली और रितिका मेहता उत्सुकता से झुक गईं। गाने का शीर्षक देखते ही उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। मैं चाहती हूँ कि हम साथ रहें। चुंबन। वह हंस पड़ी। श्री खन्ना, अभी भी एक गाना बाकी है। एक बाकी है? रेयांश खन्ना ने हैरानी से पूछा। रितिका मेहता हंस पड़ी। मैं चाहती हूँ कि हम साथ रहें, और अगर हम साथ हैं तो हम चुंबन करेंगे। उसके बाद अगला क्या है? मैं तुम्हारे साथ बच्चा चाहती हूँ। मेहर अवस्थी चौंक गईं, उनके कान लाल हो गए। उन्होंने रितिका मेहता को चुटकी काटने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन सहायक ने उनकी इस हरकत को भांपते हुए फुर्ती से खुद को बचा लिया। दोनों लड़कियां कमरे में मजाकिया अंदाज में नोकझोंक करने लगीं। रेयांश खन्ना भी हैरान रह गए और थोड़ा शर्मिंदा भी हुए। वे मेहर अवस्थी को गाने का अभ्यास कराने में इतने मग्न थे कि उन्हें अचानक एहसास हुआ कि गाने का शीर्षक वाकई आपत्तिजनक था। मेहर अवस्थी को इसे चुनने देना ऐसा लग रहा था जैसे वे उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हों। मैं गलत था, मैं गलत था।
मेहर दीदी, अगली बार ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? उफ। मेहर अवस्थी ने आखिरकार रितिका मेहता को पकड़ लिया, उसे खूब डांटा और फिर शर्माते हुए गीत और संगीत की दोनों शीटें दोबारा उठा लीं। उन्होंने एक शीट उठाई और रेयांश खन्ना को दिखाते हुए इशारा किया कि यही वह गाना है जिसे उन्होंने चुना था। आई वॉन्ट अस टू बी टुगेदर। हे, अच्छा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। साथ होने से पहले ही किस करना तो सरासर बदतमीजी है। आह। रितिका मेहता अब भी गुस्से में थीं और मेहर अवस्थी से एक बार फिर डांट खाने के बाद बिखरे बालों के साथ सोफे पर ऐसे बैठ गईं जैसे कोई टूटी हुई गुड़िया हो। रेयांश खन्ना खांसते हुए मेहर अवस्थी से बोले, श्रीमती अवस्थी, आप इस गाने को मंच पर गा और बजा सकती हैं। चलिए जल्दी से अभ्यास कर लेते हैं, मैं आपको एक बार बजा कर दिखा देता हूँ। मेहर अवस्थी अब भी गुस्से में थी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। दोनों पहली मंजिल पर स्थित रिकॉर्डिंग स्टूडियो में चले गए। रेयांश खन्ना पियानो पर बैठ गए और अचानक मेहर अवस्थी की ओर देखते हुए बोले, श्रीमती अवस्थी, चलिए ये गुस्सा करना बंद करते हैं, ठीक है? गाने का अभ्यास करने के लिए संवाद आवश्यक है, ये बहुत असुविधाजनक है। मेहर अवस्थी ने उन्हें हैरानी से देखा। यह आदमी कितना चालाक है, इसे लगता है कि वह मुझे इस तरह गुस्सा करने से रोक सकता है। ऐसा सोचना भी मत। उसने ठंडे लहजे में सिर हिलाया, अपना फोन उठाया और इशारा किया कि वह अन्विका सूद और राग साहिल के नाम से बात कर सकती है। रेयांश खन्ना अचानक खड़े हो गए और उनका फोन छीन लिया। ठीक से गाना सीखो, बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो। मेहर अवस्थी ने गुस्से में फोन वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन रेयांश खन्ना ने उन्हें फोन नहीं दिया और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। मेहर के जोर से दबाने के कारण रेयांश खन्ना की पीठ दीवार से जा टकराए। मेहर अवस्थी स्पष्ट रूप से गुस्से में थीं और रेयांश खन्ना के हाथ से फोन छीनने के लिए अपने पंजों पर खड़ी हो गईं। रेयांश खन्ना के पास पीछे हटने की कोई जगह नहीं थी और उनके शरीर एक दूसरे से कसकर चिपक गए थे। रेयांश खन्ना का शरीर अकड़ गया। सितंबर का महीना था और मौसम गर्म था। दोनों ने बहुत पतले कपड़े पहने हुए थे और इस करीबी संपर्क ने रेयांश खन्ना को एक बार फिर मेहर अवस्थी के शरीर को महसूस करने का मौका दिया। हे भगवान, क्या मेहर ही मिस्टर खन्ना को दीवार से टकरा रही हैं? ये तो हद हो गई। अरे मेहर दीदी, मुझसे रगड़ना बंद करो, मुझे मार डालोगी। रिकॉर्डिंग स्टूडियो के दरवाजे से झांकती रितिका मेहता चमकती आंखों से लगभग चीख पड़ी। मजाक करना बंद करो। अचानक रेयांश खन्ना नीचे झुके, अपने बाएं हाथ से मेहर अवस्थी के पैरों को सहारा दिया और अपने दाहिने हाथ को उनकी पीठ के चारों ओर लपेटकर उन्हें कुशलता से अपनी बाहों में उठा लिया। आउच! मेहर अवस्थी आश्चर्य से चिल्लाईं, उनके गाल लाल हो गए। उनकी छोटी मुट्ठियां सहज रूप से रेयांश खन्ना की छाती पर मुक्का मारने को बेताब थीं, लेकिन उन्होंने हिचकिचाते हुए बस हल्का सा, लगभग मालिश जैसा स्पर्श किया। वाह, मैं अपनी छोटी मुट्ठियों से तुम्हारी छाती पर मुक्के मार रही हूँ। रितिका मेहता और भी उत्तेजित हो गईं, लेकिन दुर्भाग्य से यह एक नाजुक क्षण था, वरना वह निश्चित रूप से लिविंग रूम में जाकर मुट्ठी भर तरबूज के बीज ले आती। तुम मुझे नीचे उतारो। इस तरह पकड़े रहने पर मेहर अवस्थी का शरीर ढीला पड़ गया और वह बिल्कुल भी संघर्ष नहीं कर सकी। तो मुझसे वादा करो कि तुम ठीक से गाना गाओगे और नखरे नहीं करोगे। रेयांश खन्ना मेहर अवस्थी से बात करते हुए रुके रहे। मेहर अवस्थी उनके गंभीर चेहरे को देखकर चौंक गईं और धीरे से बोली, ठीक है। रेयांश खन्ना ने देखा कि उनकी आंखें थोड़ी लाल लग रही थीं और उनका दिल दुख गया। उन्होंने जल्दी से कहा, मुझे माफ़ करना, मुझे कल रात इतना नहीं पीना चाहिए था। मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो मुझसे एक बात का वादा करो, मेहर अवस्थी ने धीरे से कहा। ठीक है, मुझे अब मिस अवस्थी मत बुलाना। तो मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? मेरे करीबी लोग मुझे मेहर बुलाते हैं। उद्धरण चिन्ह ... मेहर, मुझे माफ़ करना। रेयांश खन्ना ने सिर झुकाकर कहा। मेहर अवस्थी ने ऊपर उनकी ओर देखा, उनकी आंखें मिलीं और उनकी निगाहें प्यार से एक दूसरे में गुंथ गईं। यह माहौल, ये दूरी, वे चुंबन करने वाले हैं। जाओ रेयांश भाई। रितिका मेहता बेहद उत्साहित थीं, मानो उनका हौसला बढ़ाने के लिए तैयार हों। उत्साह में आकर वे आगे की ओर ज्यादा झुक गईं, फिसल गईं और रिकॉर्डिंग स्टूडियो में धड़ाम से गिर पड़ीं, जैसे कोई कुत्ता अपने शिकार पर झपटता है। वे रेयांश खन्ना और मेहर अवस्थी के सामने गिरीं। अध्याय 162। मैंने तुम्हें जो उपहार दिया था, वह था मैं। विशाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो में सन्नाटा पसरा हुआ था। सहायक फर्श पर फैली हुई थी, उसका गोल मटोल नितंब ऊपर उठा हुआ था, सिर पीछे की ओर झुका हुआ था और वह पूरी तरह से हैरान दिख रही थी। मेहर अवस्थी को अभी भी रेयांश खन्ना ने क्षैतिज रूप से पकड़ रखा था, उनके हाथ उनकी छाती पर टिके हुए थे और वे अचानक प्रकट हुई रितिका मेहता को खाली निगाहों से देख रही थीं। रेयांश खन्ना भी चौंक गए और मेहर अवस्थी को गिरने से बचाने के लिए उन्होंने सहज रूप से अपनी पकड़ मजबूत कर ली। आप बहुत नरमी बरत रहे हैं। मेहर अवस्थी ने शरारती अंदाज में उन्हें डांटा और उनके गाल तुरंत लाल हो गए। रितिका मेहता अभी भी उन्हें देख रही थीं, लेकिन रितिका मेहता अचानक यहाँ क्यों आ गईं? क्या ऐसा हो सकता है कि वह पूरे समय झांक रही हो?
मेहर अवस्थी ने इस संभावना पर विचार किया और उनके गालों से लेकर गर्दन तक एक प्यारी सी लाली फैल गई। हाँ, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं सोने जा रही हूँ। आप लोग जारी रखिए, जारी रखिए। रितिका मेहता ने रूखी हंसी हंसते हुए कहा, फर्श से उठी और लापरवाही से अपने हाथ पीछे करके रिकॉर्डिंग स्टूडियो से बाहर चली गईं। बाहर निकलते ही वह अपने कमरे में भागी और अपना सिर जोर से खुजलाने लगीं। हे भगवान, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। वे चुंबन करने ही वाले थे। रितिका मेहता को लगा जैसे वह अपनी ही बेवकूफ़ी से मर रही हो। अगली बार वह गपशप को लेकर इतनी उत्साहित नहीं हो सकती थीं। उन्होंने कुछ देर तक खुद को कोसती रहीं। क्या मेहर दीदी और मिस्टर खन्ना सचमुच उसे नज़रअंदाज करके अपना अधूरा काम जारी रखेंगे? नहीं, वह इसे छोड़ नहीं सकती थी। लेकिन इस बार रितिका मेहता बहुत सावधान थीं। उन्होंने चुपके से दरवाज़ा खोला, दबे पांव बाहर निकलीं, नीचे झुकीं और धीरे धीरे रिकॉर्डिंग स्टूडियो के एक कोने तक रेंगती हुई सावधानी से बाहर झांकीं। रेयांश खन्ना और मेहर अवस्थी अब गले नहीं मिल रहे थे, दोनों लगन से गायन का अभ्यास कर रहे थे। मेहर अवस्थी पियानो पर बैठी थीं और रेयांश खन्ना द्वारा गीत बजाने और गाने की बारीकियों को समझाते हुए ध्यान से सुन रही थीं। एक ने ध्यान से समझाया, दूसरे ने ध्यान से सुना। पहले का लगभग विस्फोटक माहौल पूरी तरह से शांत हो गया था। अब पूरा रिकॉर्डिंग स्टूडियो सीखने के एक मजबूत माहौल से भरा हुआ था। ये सब मेरी गलती है। रितिका मेहता ने निराशा में अपना माथा पीट लिया। क्या तुम सो नहीं रही थीं? मेहर अवस्थी अचानक उनकी ओर मुड़ी, उनकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। मैं बस तुम्हारे अभ्यास को देखने बाथरूम गई थी, ही शुभकामनाएं। रितिका मेहता जल्दी से उठ गईं, इस बार उन्हें सच में सोना था। सहायक निराश होकर अपने कमरे में लौट गई और रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मौजूद दोनों आखिरकार अभ्यास पर ध्यान केंद्रित कर सके। शायद पहले के उत्साह के कारण मेहर अवस्थी आज रात बेहतरीन फॉर्म में थी, मानो आई वॉन्ट अस टू बी टुगेदर गाने में पूरी तरह डूबी हुई हों। कुछ ही बार अभ्यास करने के बाद उनका वादन और गायन एकदम परिपूर्ण हो गया था। मेहर, बहुत से लोग कहते हैं कि तुम खूबसूरत हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी संगीत प्रतिभा भी उतनी ही उत्कृष्ट है। रेयांश खन्ना ने उनकी दिल से प्रशंसा की। पहले गायन का अभ्यास करने के बाद उन्हें मेहर कहना अब स्वाभाविक लग रहा था। मेहर अवस्थी ने अपनी उंगलियां पियानो की कुंजियों पर रखीं और उनकी ओर देखते हुए पूछा, सुंदर है या सुनने में सुंदर है? रेयांश खन्ना चौंक गए, फिर बोले, सुंदर भी है और सुनने में भी सुंदर है। मेहर अवस्थी ने अपना सिर नीचे कर लिया, उनके होंठों के कोने अनजाने में ऊपर की ओर मुड़ गए, उनके गाल हल्के से लाल हो गए। उन्हें अपनी सुंदरता और गायन दोनों के लिए अनगिनत तारीफें मिली थीं। लेकिन रेयांश खन्ना की प्रशंसा ने उनके दिल की धड़कन बढ़ा दी, उनके अंदर एक मीठी सी अनुभूति उमड़ आई। उनकी एक तारीफ 1000 तारीफों से कहीं ज्यादा थी। रेयांश खन्ना ने आगे कहा, मेहर, अगले हफ्ते 8वें एपिसोड की रिकॉर्डिंग के बाद उसके अगले हफ्ते फिनाले है। अगर तुम फ्लीटिंग ईयर्स गाती हो तो क्या तुम्हें भरोसा है कि तुम चैंपियनशिप जीत सकती हो? मेहर अवस्थी ने फ्लीटिंग ईयर्स के बोल और संगीत देख लिए थे और कई बार उसका अभ्यास भी कर चुकी थीं। ये चुनौतीपूर्ण है, लेकिन अगर वह इसमें महारत हासिल कर लेती तो यकीनन कमाल हो जाता। मेहर अवस्थी ने एक बार फिर उनकी ओर देखा, उनकी खूबसूरत आंखें चमक उठी। क्या आप चाहते हैं कि मैं चैंपियनशिप जीतूं? बिल्कुल, रेयांश खन्ना ने बिना किसी झिझक के कहा, सुरों का संग्राम, चैंपियनशिप जीतो, प्लेटिनम एल्बम रिलीज करो और तुम एक दीवा बनने के मुकाम के करीब पहुंच जाओगी। हालांकि मेहर अवस्थी संगीत जगत में एक उभरती हुई स्टार हैं, लेकिन उभरती हुई का मतलब ये भी है कि वह अभी तक शिखर पर नहीं पहुंची हैं। संगीत जगत में दीवा बनना ये शीर्ष महिला गायिकाओं का अंतिम लक्ष्य होता है। मेहर अवस्थी ने कहा, आप चाहते हैं कि मैं एक पॉप दीवा बनूं? रेयांश खन्ना ने सिर हिलाया, बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि तुम और भी बेहतर करो। मेहर अवस्थी ने धीरे से पूछा, और आपके बारे में क्या? आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं? रेयांश खन्ना पियानो से टिककर, सिर पीछे झुकाकर, कुछ पल सोचते हुए मुस्कुराए। मैं एक स्टूडियो खोलना चाहता हूं, गाने, स्क्रिप्ट और वैरायटी शो के राइट्स बेचना चाहता हूं, फिर धीरे धीरे इसे एक एंटरटेनमेंट कंपनी में बदलना चाहता हूं, कई कलाकारों को साइन करना चाहता हूं, अपने गाने रिलीज करना चाहता हूं, अपनी फिल्में और टीवी ड्रामा प्रोड्यूस करना चाहता हूं, अपने वैरायटी शो बनाना चाहता हूं, और फिर। रेयांश खन्ना ने मेहर अवस्थी को देखा, जिनका चेहरा सफ़ेद जैड की तरह शांत और बेहद खूबसूरत था। फिर, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में साइन करना चाहता हूं, तुम्हें नवदेशी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का नंबर 1 सुपरस्टार बनाना चाहता हूं, यहां तक कि एक इंटरनेशनल सुपरस्टार भी, तुम्हारे गानों को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता हूं। हालांकि उन्होंने ये शब्द सिर्फ अपने मन में सोचे, जबान पर नहीं लाए। फिर क्या? मेहर अवस्थी ने पूछा। तुम्हें बाद में पता चलेगा। रेयांश खन्ना मुस्कुराए, उनकी आंखें खिड़की के बाहर पूर्णिमा के चांद की तरह कोमल थीं। ठीक है, तो मत कहो। मेहर अवस्थी ने मुंह बनाया, उनके शांत चेहरे पर एक नज़ाकत भरी अदा थी, जो उन्हें बेहद प्यारा बना रही थी। अचानक उसे कुछ याद आया, वह खड़ी हुई और रेयांश खन्ना से गंभीरता से बोली,
मैं तुमसे वादा करती हूँ, अगर मैं सुरों का संग्राम प्रतियोगिता जीत जाती हूँ तो तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम द अननोन हीरो के लिए थीम सॉन्ग दिलवाओगे। रेयांश खन्ना चौंक गए, फिर हंसे बिना नहीं रह सके। मुझे थीम सॉन्ग मिलेगा या नहीं, ये जजों पर निर्भर करता है, मुझ पर नहीं। वादा करोगे या नहीं? मेहर अवस्थी ने अपने होंठ दबाए, उसकी आवाज़ नज़ाकत भरी थी, उसकी आंखें चमक रही थीं। उस शांत देवी की नज़ाकत इतनी मोहक थी कि कोई भी पुरुष खुद को रोक नहीं पाता था। ठीक है, ठीक है, मैं वादा करती हूँ। रेयांश खन्ना, जो खुद एक पुरुष थे, तुरंत मान गए। अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं। मेहर अवस्थी की आंखें चमक उठी, उनके गाल हल्के से लाल हो गए। मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगी। ठीक है। रेयांश खन्ना मुस्कुराए और सहमति जताते हुए मेहर अवस्थी की बात पूरी करते हुए बोली, अगर तुम सुरों का संग्राम की चैंपियनशिप जीत जाती हो तो मैं तुम्हें भी एक तोहफा दूंगी। पक्का वादा। मेहर अवस्थी ने अपनी छोटी उंगली आगे बढ़ाई, उसकी खूबसूरत आंखें पानी की तरह नम थीं। उसके होठों पर मुस्कान थी, ये हमारा वादा है, पीछे नहीं हटेंगे। तुम इतनी बूढ़ी हो गई हो फिर भी बच्ची जैसी हो। रेयांश खन्ना ने सिर हिलाया और हंस पड़ा। मेहर अवस्थी को घूरते देख उसने झट से अपनी उंगली बढ़ाई और उसकी उंगली से मिला दी। ठीक है, ये हमारा वादा है। उसी रात 11 बजे मेहर अवस्थी ने पजामा पहना और बिस्तर पर लेट गई। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। मेहर दीदी, मैं हूँ। मैं आपके साथ सोना चाहती हूँ। ये रितिका मेहता थी। मेहर अवस्थी उसके लिए दरवाजा खोलने उठी। मेहर दीदी, आप अभी भी मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। रितिका मेहता हंसते हुए अंदर आए और मेहर अवस्थी के साथ बिस्तर पर लेट गई। मेहर अवस्थी को चुप देखकर बेशर्म सहायक ने मुस्कुराते हुए कहा, मेहर, अगर श्री खन्ना सच में राष्ट्रीय दिवस समारोह में प्रस्तुति देते हैं तो तुम उन्हें क्या उपहार देने की योजना बना रही हो? उसने तुरंत समझाया, इस बार मैं सचमुच छुपकर नहीं सुन रही थी। तुम्हारी गायन की प्रैक्टिस बहुत तेज थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं पानी लेने उठी और मैंने तुम्हें और मिस्टर खन्ना को बात करते हुए सुन लिया। मेहर अवस्थी को गुस्सा नहीं आया। बिस्तर पर लेटी हुई वह काफी देर तक छत को देखती रही, फिर अचानक बोली, रितिका, अगर मैं उन्हें एक वाक्य उपहार में दूं तो क्या वे खुश होंगे? कौन सा वाक्य? रितिका मेहता ने उत्सुकता से पूछा। अंधेरे में मेहर अवस्थी के गालों पर हल्की लाली आ गई। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? अध्याय 163, उस व्यक्ति से मुलाकात जिसने मुझे हिम्मत दी। वाह, हे भगवान, मेहर, तुम मिस्टर खन्ना को खुद को उपहार में दे रही हो। रितिका मेहता ने अपना मुंह ढांक लिया, अपनी हैरानी को रोक नहीं पाए। हालांकि उसे गपशप करना पसंद था और वह सोचती थी कि मिस्टर खन्ना और मेहर एक दूसरे के लिए अच्छे हैं, लेकिन मेहर तो अनगिनत प्रशंसकों वाली एक पॉप दिवा है। क्या मिस्टर खन्ना को ही उससे अपने दिल की बात नहीं कहनी चाहिए? वो उन्हें अपने दिल की बात कैसे कहने दे सकती है? ये तो हद से ज्यादा है। मेहर, तुम ऐसा नहीं कर सकती। रिश्ते में जो ज्यादा देता है उसका रुतबा कम होता है। अगर तुम पहले दिल की बात कहोगी तो हमेशा मिस्टर खन्ना के अधीन ही रहोगी। रितिका मेहता ने तुरंत सलाह दी, अगर दिव्या जी को पता चला तो वो भी राजी नहीं होंगी। एक पॉप स्टार किसी आदमी पर फिदा हो जाए, अगर ये खबर छपी तो क्या तुम्हारे फैंस हंगामा नहीं मचा देंगे? मेहर अवस्थी भी झिझक रही थी, उसे लग रहा था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसे बहुत शर्म आएगी। लेकिन उसने अपनी बात जारी रखी, रितिका, उनके असिस्टेंट का कॉन्ट्रैक्ट 2 अक्टूबर को खत्म हो रहा है। अगर मैं कुछ नहीं करूंगी तो क्या वो मुझे छोड़कर चले जाएंगे? ये। रितिका मेहता कुछ पल के लिए चुप हो गईं, फिर बोली, लेकिन तुम्हें तो दिल की बात नहीं कहनी चाहिए। भला कैसी लड़की किसी आदमी से दिल की बात कहती है? मेहर, तुम खुद को नुकसान में डाल रही हो। रितिका मेहता को मेहर अवस्थी के लिए दुख हुआ। रितिका, मुझे पहले कभी पता नहीं था कि किसी को पसंद करना कैसा लगता है, लेकिन जब से मैं उससे मिली हूँ मुझे समझ आ गया है। मेहर अवस्थी ने रितिका मेहता का हाथ थामे हुए धीरे से कहा, उनकी आवाज़ में चाहत भरी थी, किसी को पसंद करना हिम्मत और उम्मीदों से भरा होना है। जब तक मैं उसके साथ रह सकती हूँ मुझे दूसरों की बातों या हमारे सामने आने वाली मुश्किलों की कोई परवाह नहीं। रितिका मेहता मेहर अवस्थी को खाली निगाहों से देखती रहीं, फिर अचानक बोली, मेहर दीदी, मैं आपका साथ देती हूँ। शुक्रिया, रितिका। दोनों लड़कियां प्यार से गले मिलीं। रितिका मेहता मेहर अवस्थी के सीने से लग गईं और फुसफुसाते हुए बोलीं, मेहर दीदी, मैं भी प्यार में पड़ना चाहती हूँ। मैं उस इंसान से मिलना चाहती हूँ जो मुझे हिम्मत दे। मेहर अवस्थी ने उनके बालों पर हाथ फेरा। तुम्हें मिल ही जाएगा। सरल प्रेम गीत, पृथ्वी स्मृति प्रतिकृति प्रगति 60%, धीरे धीरे प्यार में पड़ना गीत, पृथ्वी स्मृति प्रतिकृति प्रगति 60%, जीवन की चाहत पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम, पृथ्वी स्मृति प्रतिकृति प्रगति 1%, हिम्मत गीत, पृथ्वी स्मृति प्रतिकृति प्रगति 1%। पहली मंजिल पर रेयांश खन्ना के शयन कक्ष में उनकी आंखों के सामने कई पंक्तियां दिखाई दीं।
ये उनकी याददाश्त में आए बदलावों को दर्शा रही थीं, जो मेहर अवस्थी द्वारा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उन्हें दीवार से सटाने और उन्हें गोद में उठाकर ले जाने के समय से लेकर अब तक के थे। सिंपल लव और स्लोली फॉलिंग इन लव विद यू की प्रगति 60% तक पहुंच गई थी और एक वैरायटी शो और एक गाने की प्रगति भी दिखाई देने लगी थी। लॉन्गिंग फॉर लाइफ नाम से ही लगता है कि यह एक हल्का फुल्का कार्यक्रम होगा। रेयांश खन्ना ने पहले ही मेहर अवस्थी से वादा किया था कि वह उनके द्वारा नियोजित सभी कार्यक्रमों में भाग लेंगी। लॉन्गिंग फॉर लाइफ नाम बिल्कुल उपयुक्त लगता है। जहां तक डॉटर्स रोमांस की बात है, जिसकी प्रगति वह पहले ही पढ़ चुके थे, रेयांश खन्ना ने कुछ दिन पहले ही इस वैरायटी शो का प्रस्ताव लिखा था। हालांकि इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से महिला सेलिब्रिटीज ब्लाइंड डेट्स पर जाती हैं और पुरुषों से मिलती हैं और फिर उनके पिता अपनी बेटियों और उनके पार्टनर्स को बातचीत करते हुए देखते हैं। शो की लोकप्रियता इस बात में है कि सेलिब्रिटी बेटियों को पुरुषों से मिलते देखकर पिता कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। यह विचार अच्छा है, लेकिन मेहर अवस्थी के लिए ये ठीक नहीं है। रेयांश खन्ना भला मेहर अवस्थी के ब्लाइंड डेट पर जाने को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? डेटिंग की बात तो दूर की है, स्क्रिप्टेड डेट भी नहीं चलेगी। बिस्तर पर लेटे हुए रेयांश खन्ना मेहर अवस्थी से किए अपने वादे के बारे में सोच रहे थे। दरअसल उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि वह उन्हें क्या तोहफा देंगे। सटीक कहें तो यह कोई तोहफा नहीं था, यह एक रस्म थी, एक इकरारनामा। लेकिन किसी कारण से रेयांश खन्ना बेचैन महसूस कर रहे थे। उन्होंने एक पल सोचा, अपना फ़ोन उठाया और अपनी बहन आन्या खन्ना को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा, आन्या खन्ना, क्या तुम सो रही हो? जवाब तुरंत आया, नहीं भाई, क्या चल रहा है? रेयांश खन्ना एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर आखिरकार टाइप करके भेजा, आन्या खन्ना, अगर मैं जल्द ही तुम्हारे लिए एक नई भाभी ढूंढ दूं तो क्या तुम मान जाओगी? श्रीमती अवस्थी, आन्या खन्ना ने सीधे पूछा। रेयांश खन्ना अवाक रह गया, क्या यह इतना स्पष्ट है? आन्या खन्ना, हाँ ठीक है। रेयांश खन्ना ने पूछा, मैं राष्ट्रीय दिवस की छुट्टी के बाद उसे अपने दिल की बात बताने की सोच रहा हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? आन्या खन्ना, भाई क्या तुम शादी करना चाहते हो? रेयांश खन्ना, बिल्कुल, वरना मैं अपने परिवार की राय क्यों पूछता? रेयांश खन्ना ने अपने माता पिता से नहीं पूछा था, न ही श्रेया खन्ना को बताया था, क्योंकि उसे डर था कि वे चुप नहीं रहेंगे। आन्या खन्ना अलग थी, उसे पढ़ाई के अलावा किसी और चीज में दिलचस्पी नहीं थी और वह गपशप नहीं करती थी। आन्या खन्ना एक पल के लिए रुकी, फिर संदेश भेजा, भाई अगर तुम्हारा प्रस्ताव ठुकरा दिया गया तो क्या होगा? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रेयांश खन्ना एक पल के लिए अवाक रह गया, उसने इस संभावना पर कभी विचार ही नहीं किया था। अब अपनी बहन के याद दिलाने पर वह सचमुच चिंतित लग रहा था। आखिर उसकी बचपन की प्रेमिका एक पॉप स्टार थी जिसके इतने सारे प्रशंसक थे। डेटिंग सिर्फ उसका निजी मामला नहीं था, प्रशंसक, कंपनी, जनता की राय। उसे बहुत दबाव झेलना पड़ता था, मेरे विपरीत जिसकी जिंदगी इतनी आसान थी। हालांकि हमारे बीच बहुत कुछ घटित हुआ है और उसका बचपन बहुत दुख भरा था। उसे असुरक्षा का भाव है और उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उसकी देखभाल करे। अगर मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में हिचकिचाऊंगा तो वह क्या सोचेगी? ये सोचते हुए रेयांश खन्ना ने फिर से कहा, आन्या, सही व्यक्ति से मिलना आसान नहीं होता। मैं फिर भी कोशिश करना चाहता हूँ। आन्या खन्ना ने संक्षिप्त जवाब दिया, ठीक है। फिर उसने आगे कहा, टीचर वांग ने कहा कि वह आपसे दोबारा मिलना चाहती हैं। रेयांश खन्ना रुक गया, उसे टीचर कविता मेनन याद आ गईं, जिनसे उसने पिछली बार मुलाकात करवाई थी। गरिमा में सुशिक्षित और सौम्य, एक अद्भुत महिला, लेकिन रेयांश खन्ना पहले से ही किसी और को पसंद करते थे। रेयांश खन्ना ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, आन्या, कृपया शिक्षक वांग से माफी मांग लो। ठीक है भाई, शुभ रात्रि। आन्या खन्ना ने बिना किसी भावना के बातचीत समाप्त कर दी। हालांकि रेयांश खन्ना थोड़ा उत्साहित थे और मेहर अवस्थी से अपने प्यार का इजहार करने के बारे में सोचने लगे। कुछ देर बाद उत्साह और उम्मीद से भरे हुए वे गहरी नींद में सो गए। अगले दिन रेयांश खन्ना ने मेहर अवस्थी को गायन का अभ्यास कराने में मदद जारी रखी। आई वॉन्ट अस टू बी टुगेदर के अलावा उन्होंने फ्लीटिंग ईयर्स का भी अभ्यास किया, जो फाइनल के लिए एक दमदार प्रस्तुति थी। उस शाम दिव्या कपूर भी आई। उस रात सुरों का संग्राम का 7वां एपिसोड प्रसारित हो रहा था। इस एपिसोड ने खूब सुर्खियां बटोरी और सबसे ज्यादा ध्यान मेहर अवस्थी और रिया तलवार के बीच के मुकाबले पर केंद्रित रहा। द अनसंग हीरो के थीम सॉन्ग को लेकर ऑनलाइन कई अफवाहें फैली, लेकिन उनमें से ज्यादातर अस्पष्ट हैं। नेटिजन्स को सिर्फ इतना पता है कि रिया तलवार टॉप 10 में पहुंच गई हैं। हालांकि मेहर अवस्थी का नाम टॉप 10 लिस्ट में नहीं दिख रहा है। इससे ऑनलाइन काफी चर्चा छिड़ गई है और कई लोगों का मानना है कि अगर मेहर अवस्थी बाहर हो जाती हैं तो रिया तलवार ने उन्हें एक बार फिर पीछे छोड़ दिया है। इसलिए सुरों का संग्राम प्रतियोगिता मेहर अवस्थी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्या वह पिछले एपिसोड में लेटर गाने से मिली जीत को दोहराकर फिर से पहला स्थान हासिल कर पाएंगी? बेशक उभरते सितारे वरुण सेठी भी हैं।
एक रिप्लेसमेंट सिंगर के तौर पर इस एपिसोड में उनकी क्या रैंकिंग होगी? क्या उन्होंने मेहर अवस्थी से फिर से अपने दिल की बात कही और इस बार उन्हें कैसे ठुकराया गया? रेयांश खन्ना, मेहर अवस्थी, रितिका मेहता और दिव्या कपूर सोफे पर बैठकर सुरों का संग्राम शुरू होने का इंतजार कर रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? रितिका मेहता ने पूछा। रितिका, मैं निधि हूँ। चारों चौंक गए। रितिका मेहता भी हैरान थी। निधि, तुम यहाँ क्यों आए हो? दरवाजे के बाहर से एक कोमल, शर्मीली आवाज आई। वरुण भाई श्रीमती अवस्थी के लिए एक उपहार लाए थे और मुझे उसे ऊपर लाने के लिए कहा था। अध्याय 164 अनगिनत बार अस्वीकृत, वरुण सेठी ने मेहर दीदी को उपहार भेजा। रितिका मेहता ने अनजाने में बैठक कक्ष की ओर देखा। मेहर अवस्थी को अपनी ओर घूरते हुए देखकर उन्होंने जल्दी से कहा, मेहर दीदी, यह मैं नहीं थी। मैंने निधि को आपका पता नहीं बताया। फिर उन्होंने रेयांश खन्ना को समझाया, श्री खन्ना, ये सच में मैं नहीं थी, मुझे घूरिए मत। मेहर अवस्थी की बातें सुनकर अनजाने में ही मेहर अवस्थी ने रेयांश खन्ना की ओर देखा और पाया कि उनका चेहरा कुछ अस्वाभाविक सा लग रहा था। क्या वो ईर्ष्यालु हैं? मेहर अवस्थी के दिल में एक मीठी गर्माहट सी महसूस हुई। किसी का प्यार पाना कितना अच्छा लगा। लेकिन उन्हें डर था कि रेयांश खन्ना सच में नाराज हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने जल्दी से समझाया, मुझे नहीं पता था कि वरुण सेठी मुझे ढूंढने आएंगे। रेयांश खन्ना थोड़ा शर्मिंदा हो गए। ये सुनकर कि वरुण सेठी ने मेहर अवस्थी के घर उपहार भेजा है, वो सचमुच अपने आप पर काबू नहीं रख पाए थे। लेकिन अब जब वो इस बारे में सोचते हैं तो मेहर अवस्थी ने उन्हें साफ तौर पर अस्वीकार कर दिया था। अगर वो अब भी इतने छोटे दिल के हैं तो ये भोलापन होगा। वरुण सेठी के इंडस्ट्री में अच्छे संपर्क हैं, मेहर का पता ढूंढना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। पास खड़ी दिव्या कपूर ने भी समझाने में मदद की और रेयांश खन्ना मुस्कुराए और बोले, वह श्रीमती मेनन बहुत अच्छी इंसान हैं। कृपया उन्हें अंदर बुलाए और बैठने दीजिए। ये देखकर कि वह नाराज नहीं है, मेहर अवस्थी ने आखिरकार राहत की सांस ली और जल्दी से रितिका मेहता से कहा, दरवाजा खोलिए। रितिका मेहता ने ओ कहते हुए दरवाजा खोला और वहां एक लड़की को खड़ा देखा। एक बड़ा बक्सा लिए होने के कारण वह और भी छोटी लग रही थी। लड़की के कंधे तक छोटे बाल थे, जिनकी मुलायम लंटें उसके माथे पर खूबसूरती से गिर रही थीं। उसका स्वभाव सौम्य और शालीन था, मानो वह किसी जलनगर की महिला हो। शायद यह उसका इस तरह का उपहार देने का पहला अनुभव था। दरवाजा खुलते ही उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने रितिका मेहता से कहा, शो यून, क्या श्रीमती अवस्थी? क्या वह अंदर हैं? मेहर यहाँ है। निधि, जल्दी अंदर आओ। रितिका मेहता ने देखा कि निधि बक्से को उठाने में थोड़ी मुश्किल महसूस कर रही थी और उत्सुकता से पूछा, यह क्या है? ये तो बहुत भारी है। मैं अंदर नहीं आऊंगी। ये वरुण भाई की तरफ से श्रीमती अवस्थी के लिए जन्मदिन का तोहफा है। निधि दरवाजे पर अजीब तरह से खड़ी रही, अंदर आने में बहुत शर्म महसूस कर रही थी और उसने बड़ा सा डिब्बा रितिका मेहता को दे दिया। जन्मदिन का तोहफा? रितिका मेहता हंस पड़ी। मेहर का जन्मदिन तो अभी 3 महीने दूर है। मेहर अवस्थी का जन्म दिसंबर में हुआ था, इसलिए अभी सितंबर ही है। निधि ने शर्माते हुए अपने कान के पीछे बालों की एक लट हटाई और कहा, वरुण भाई ने कहा था कि वो इस महीने एक तोहफा भेजेंगे और दूसरा अगले महीने। क्या तुम्हारे वरुण भाई बोर हो रहे हैं? तोहफे भेजने के तरह तरह के तरीके सोच रहे हैं। रितिका मेहता अवाक रह गईं और पूछा, वरुण सेठी कहाँ हैं? निधि ने ईमानदारी से जवाब दिया, वरुण भाई नीचे हैं। उन्होंने कहा कि श्रीमती अवस्थी उनसे मिलना बिल्कुल नहीं चाहती, इसलिए वो ऊपर आने की हिम्मत नहीं कर पाए। कितने समझदार हैं वो। रितिका मेहता हंस पड़ी। मेहर अवस्थी खड़ी हुई और दरवाजे की ओर चलते हुए निधि से बोली, निधि, मुझे उपहार नहीं चाहिए। कृपया अंदर आइए और बैठ जाए। निधि ने बार बार सिर हिलाते हुए कहा, श्रीमती अवस्थी, वरुण भाई ने कहा कि मुझे आपको उपहार देना ही होगा, नहीं तो वो मुझे मारेंगे। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह बेहद दयनीय लग रही थी। रितिका मेहता फिर से जोर से हंस पड़ी, वरुण सेठी ने तुम्हें मारा? क्या वो सच में ऐसा करेंगे? इस तरह का खुला झूठ जिस पर कोई मूर्ख भी विश्वास नहीं करेगा। वरुण सेठी ने तुमसे ये बुलवाया है ना? निधि का चेहरा और भी लाल हो गया और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। श्रीमती अवस्थी, रितिका, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं निधि, तुम मेरी तरफ से वरुण सेठी को उपहार लौटा सकती हो। मेहर अवस्थी ने शांत भाव से निधि से कहा कि यह न जाने कितनी बार हो चुका है जब उसने वरुण सेठी को मना किया है, जरा भी अपराध बोध के बिना। लेकिन निधि कुछ बोल ही रही थी कि अचानक मेहर अवस्थी का पुरुष सहायक बैठक कक्ष से बाहर आ गया। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ये पुरुष सहायक इतनी देर रात तक श्रीमती अवस्थी के घर पर क्यों था? रितिका मेहता ने रेयांश खन्ना की ओर इशारा करते हुए शांत भाव से कहा, मैं आपको बताना भूल गई थी, श्री खन्ना मेहर दीदी की सुरक्षा कर रहे हैं, इसलिए वे यहीं रुके हुए हैं। श्रीमती अवस्थी के घर पर रुके हुए थे। निधि अवाक रह गई। रेयांश खन्ना निधि के पास आए और बोले, श्रीमती मेनन, मैं आपका सूटकेस नीचे ले जाने में मदद करता हूँ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद नीचे जा सकती हूँ।
अलविदा रितिका, अलविदा श्रीमती अवस्थी, अलविदा दिव्या जी। निधि चौंक गई। उसने अपना सूटकेस उठाया और दौड़कर लिफ्ट तक पहुंची। वह दबे पांव खड़ी हुई और नीचे जाने वाला बटन दबाया। लिफ्ट के दरवाजे खुले और वह अंदर भागी। लिफ्ट जल्दी से पहली मंजिल पर पहुंच गई। वरुण सेठी की कार आवासीय परिसर के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी और निधि मेनन सूटकेस लिए बाहर निकली। वरुण सेठी ने तुरंत उसका अभिवादन किया और आश्चर्य से पूछा, तुम ये सब सामान वापस क्यों लाई? निधि मेनन ने मुंह फुलाकर सूटकेस वरुण सेठी को देते हुए नाराजगी भरे लहजे में कहा, श्रीमती अवस्थी इसे स्वीकार नहीं करेंगी। वह अजनबियों के सामने बहुत शर्मीली थी, लेकिन वरुण सेठी के सामने आते ही वह सहज हो जाती थी। वरुण सेठी ने आह भरते हुए सूटकेस लिया और उदास होकर कहा, तो फिर तुमने मुझे देने की जिद क्यों नहीं की? निधि मेनन ने कहा, मैं इसे अंदर नहीं ले जा सकती। वह पुरुष सहायक भी श्रीमती अवस्थी के घर पर है। वह पुरुष सहायक, वही जिसने पिछली बार मुझे पैसे खर्च करने से रोका था। उसका नाम क्या है? वरुण सेठी ने झट से पूछा। रेयांश खन्ना। रेयांश खन्ना। वरुण सेठी अविश्वास से अपना सिर पकड़ लिया। वह ऐसा दिखता है और मेहर के घर में घुस गया, मैं क्यों नहीं घुस सकता जो इतना सुंदर है? निधि मेनन ने वरुण सेठी की ओर देखा और गंभीरता से कहा, वरुण भाई, श्री खन्ना लगभग आपके जितने ही सुंदर हैं और थोड़े लंबे हैं। वरुण सेठी ने चिंता से उसकी ओर देखा। निधि मेनन, तुम अंधी कब हो गईं? निधि मेनन ने मुंह बनाया। तुमसे मिलने के बाद? बिल्कुल नहीं, मुझे आज ही तोहफा देना है। वरुण सेठी ने दांत पीसते हुए डिब्बे को बम की तरह उठाया और रिहायशी इलाके की ओर दौड़ पड़ा। वरुण भाई, आप श्री खन्ना को हरा नहीं पाएंगे, निधि मेनन ने पीछे से उसे याद दिलाया। वरुण सेठी रुका, फिर हंसा और पीछे मुड़ा। आज नहीं दूंगा, जब मेहर घर पर अकेली होगी तब आऊंगा। निधि मेनन ने उसे फिर याद दिलाया, वरुण भाई, मैंने शियाओ यून से सुना है कि श्री खन्ना श्रीमती अवस्थी की सुरक्षा के लिए उनके घर पर रह रहे हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वरुण सेठी एक पल चुप रहा, फिर डिब्बा कार में रखा और वह ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। निधि, मेरे साथ कुछ करने चलो। निधि यात्री सीट पर बैठ गई। क्या बात है? मेरे साथ बार चलो, मैं आज रात खूब शराब पीने वाला हूँ। वरुण भाई, आप बार में हमेशा जूस ही ऑर्डर करते हैं, आप नशे में कैसे हो जाते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मेहर अवस्थी के घर पर टीवी पर सुरों का संग्राम का 7वां एपिसोड शुरू हो चुका था। मेहर दीदी, इस एपिसोड में फिर से आप ही सबसे पहले परफॉर्म कर रही हैं। ये तो बहुत ही मनहूसियत है। होस्ट के शुरुआती भाषण के बाद पहली गायिका मंच पर आई, ये थी मेहर अवस्थी। 7 एपिसोड रिकॉर्ड करने के बाद मेहर अवस्थी को 5 बार पहला स्थान मिला था। उनकी किस्मत वाकई बहुत खराब थी। हालांकि मेहर अवस्थी शांत रहीं और अपने बगल में बैठे रेयांश खन्ना की तरफ देखते हुए बोली, कोई बात नहीं, मुझे डर नहीं है। रेयांश खन्ना ने भी उनकी तरफ देखा और दोनों मुस्कुराए। दिव्या कपूर ने बेबसी से सिर हिलाया और सोचा, मैं यहाँ क्यों आई? क्या ये सिर्फ मुसीबत को न्योता देना नहीं था? रितिका मेहता ने मुंह ढक लिया और हल्की सी हंसी। ये गपशप तो वाकई मजेदार थी। टेलीविजन पर मेहर अवस्थी सफेद पोशाक में पतली काया और अलौकिक सुंदरता लिए हुए थी, मानो कोई परी धरती पर उतर आए हो। स्क्रीन के नीचे कुछ पंक्तियां दिखाई दी, आखिरकार मैंने तुम्हारा इंतजार किया। गायिका मेहर अवस्थी, संगीतकार राग साहिल, गीतकार राग साहिल, संगीत संयोजन राग साहिल। अध्याय 165। किसने किसे दबाया, किसने किसे कुचला? सबसे पहले मैं सभी से माफी मांगती हूँ। पिछले अध्याय के अंत में आखिरकार तुम्हारा इंतजार के गीतकार और संगीतकार राग साहिल होने चाहिए, न कि रेयांश खन्ना। टेलीविजन स्क्रीन पर मंच पर मेहर अवस्थी ने एक साधारण सफेद पोशाक पहनी थी। उनके लंबे हल्के लहराते बाल उनके कंधों पर सहजता से लहरा रहे थे। पोशाक शालीन थी, उनकी सुडौल आकृति पर ठीक से फिट बैठ रही थी। उनके कंधे का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। उनका सुगंधित कंधा आंशिक रूप से खुला था, जिससे उनकी नाजुक कॉलरबोन और बर्फ जैसी सफेद त्वचा झलक रही थी। रोशनी में उनके रत्न जैसे कंधे एक चकाचौंध भरी चमक बिखेर रहे थे, मानो वे किसी अलौकिक आभा में लिपटी हों। वाह, कितनी खूबसूरत! वो कंधे, वो टांगे, वाह! हमारी मेहर खूबसूरत भी है और आकर्षक भी। क्या मैं अकेला हूँ जिसने देखा कि यह गाना फिर से राग साहिल ने लिखा है? मेहर रेयांश की जोड़ी कमाल है। मेहर अवस्थी, मैं तुम्हारे बच्चे चाहता हूँ। नेटिजन्स भी हैरान थे। सिर्फ आधा कंधा दिखने पर भी मेहर अवस्थी की खूबसूरती और फिगर किसी की भी आंखों में पानी लाने के लिए काफ़ी थी। ऑनलाइन लंपट लोग उत्तेजित हो गए। बेशक सिर्फ पुरुष ही नहीं, कई महिलाएं भी मेहर अवस्थी पर फिदा थीं। कभी कभी जब खूबसूरती एक खास स्तर पर पहुंच जाती है तो वह पुरुषों और महिलाओं दोनों को आकर्षित करती है। धिक्कार है, श्रीमान खन्ना के प्रतिद्वंद्वी सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी हैं। रितिका मेहता टीवी देखते हुए अपने फ़ोन पर ऑनलाइन कमेंट्स पढ़ रही थीं। मेहर अवस्थी के बच्चे पैदा करने की चाहत रखने वाली कई लड़कियों को देखकर उन्होंने अपना मुंह ढक लिया और खिलखिला उठीं।
उसी क्षण मंच पर एक मधुर धुन बजने लगी और मेहर अवस्थी के होंठ हल्के से खुले। जब तुम एक उम्र तक पहुंचोगी तब तुम्हें पता चलेगा, अकेले रहना वाकई मुश्किल है। स्क्रीन पर कैमरा दर्शकों की ओर घूमा, जिनमें से कई हैरान दिख रहे थे। वो लो पिच कितनी खूबसूरत है। मेहर अवस्थी की लो पिच इतनी अच्छी कब हो गई? कुछ जानकार दर्शकों ने तुरंत हैरानी को पहचान लिया। मेहर अवस्थी की आवाज़ साफ और ऊंची पिच वाली है, बिल्कुल रिया तलवार की तरह। ऐसा नहीं है कि वो लो पिच गा नहीं सकती, बल्कि वो उन्हें बहुत अच्छे से नहीं गा पाती, इसलिए मेहर अवस्थी अक्सर अपने गानों में मिड टू लो रेंज को कम करने की कोशिश करती हैं। पहले मेहर अवस्थी के कसूर मेरा नहीं, मुलाकात और लेटर गीतों में मध्य से निम्न श्रेणी के हिस्से शामिल थे, जिन्हें उन्होंने ठीक ठाक गाया था, लेकिन फिर भी वे शीर्ष स्तर की कॉन्ट्राल्टो गायिकाओं की श्रेणी में नहीं आती थीं। लेकिन अब फाइनली वेटिंग फॉर यू की पहली दो पंक्तियों ने तुरंत अंतर स्पष्ट कर दिया। पेशेवर गायकों ने महसूस किया कि मेहर अवस्थी की निम्न श्रेणी पहले से कहीं अधिक स्थिर, समृद्ध और आकर्षक थी। आम श्रोताओं के मन में बस एक ही भावना थी, मेहर अवस्थी पहले से कहीं बेहतर गा रही हैं। मंच पर गायन जारी रहा। अकेलेपन से पीछा छुड़ाते ठुकराते थक गई हूँ। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को पाना चाहती हूँ जो मुझसे प्यार करे और जिसके साथ मैं अपना जीवन बिता सकूं। कितने लोग कुछ समय के लिए मेरा साथ दे सकते हैं, और भी कम लोग हैं जो जीवन भर मेरे साथ चलने को तैयार हैं। मेहर अवस्थी की शुरुआती पंक्तियों पर शुरुआती आश्चर्य के बाद कई मेहर अवस्थी के प्रशंसकों का उपनाम को शक होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। इस गीत का क्या अर्थ है? ये फिर से अकेलेपन के बारे में है और किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की चाहत जिसके साथ जीवन बिताया जा सके। ये डरावना है। पिछली बार लेटर एक दोस्त को समर्पित था। ये फाइनली वेटिंग फॉर यू किसके लिए है? क्या ऐसा हो सकता है कि मेहर खुद किसी रिश्ते में आना चाहती हो? छी, चुप रहो। मेहर इतनी छोटी है, वो डेटिंग क्यों करेगी? वो हमारी है। ऋतिका मेहता ने देखते हुए भौहें चढ़ाईं और मेहर अवस्थी और रेयांश खन्ना की ओर देखा। दोनों ही टीवी स्क्रीन को ध्यान से देख रहे थे, खासकर रेयांश खन्ना, जिन्होंने पलक भी नहीं झपकाई थी। ऋतिका मेहता ने सिर हिलाया और दिव्या कपूर के करीब झुककर फुसफुसाते हुए कहा, दिव्या जी देखिए। दिव्या कपूर ने अपने फोन पर प्रशंसकों की टिप्पणियां देखीं और सिर हिलाते हुए कहा, मेहर के प्रशंसक बहुत वफादार हैं, जिसके अपने फायदे और नुकसान हैं। अगर वह सिंगल रहती है तो ठीक है, लेकिन अगर वह डेटिंग शुरू करती है तो उसके प्रशंसक इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऋतिका मेहता ने मेहर अवस्थी और रेयांश खन्ना को साथ बैठे हुए देखा और फुसफुसाते हुए कहा, तो अब हम क्या करें? दिव्या कपूर ने बेबसी से कहा, मौसम बदल रहा है, हम और क्या कर सकते हैं? हमें बस धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। उन्हें शुरू में ही रेयांश खन्ना को अपना सहायक नहीं चुनना चाहिए था। घनी भौहों और बड़ी आंखों वाला वो लड़का आखिरकार अच्छा इंसान नहीं निकला। आखिरकार मैंने तुम्हारा इंतजार किया और शुक्र है कि मैंने हार नहीं मानी। खुशी बड़ी मुश्किल से मिलती है, इसीलिए यह इतनी अनमोल है। कोरस जल्दी ही आ गया और मेहर अवस्थी की आवाज़ अचानक बुलंद हो गई, जो प्यार और किसी प्रियजन के साथ की उनकी तड़प को बखूबी बयां कर रही थी। दर्शक उनके गायन से भावुक हो गए और अपने आप तालियां बजाने लगे। कुछ उम्रदराज अविवाहित महिला दर्शकों की आंखों में आंसू आ गए। बस इतना ही कहा जा सकता है कि यह गाना अविवाहित लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है, ये बहुत ही दिल दहला देने वाला है। देखते ही देखते गाना खत्म हो गया। संगीत धीरे धीरे शांत हो गया। मंद धुन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वे उस पल का आनंद ले रहे थे। एक और क्लासिक। ऑनलाइन खूब तारीफें हुई, लेकिन सिस्टर डियर के प्रशंसक मेहर अवस्थी की उतनी उत्साह से प्रशंसा नहीं कर रहे थे जितनी वे आमतौर पर करते थे। कई प्रशंसकों ने गौर किया कि मेहर अवस्थी का गायन कुछ ज्यादा ही भावुक था, इतना डूबा हुआ मानो वह अपने दिल की भावनाओं को गा रही हों। कुछ तो गड़बड़ है। इसी क्षण होस्ट मंच पर आई और आग में घी डालने लगी। मेहर, तुमने ये गाना बहुत अच्छा गाया। मुझे जिज्ञासा है, क्या इस गाने का कोई विशेष अर्थ है? हम सब जानते हैं कि तुम और वरुण सेठी अच्छे दोस्त हो। वह आखिरकार सुरों का संग्राम के मंच पर आ गए हैं। क्या तुम इस गाने से उनका स्वागत कर रही हो? खूबसूरत होस्ट विषय ढूंढने में माहिर थी, उन्होंने सीधे सबसे ध्यान खींचने वाला सवाल चुना। दर्शक शोर मचाने लगे, सभी मेहर अवस्थी के जवाब का इंतजार कर रहे थे। मंच पर मेहर अवस्थी ने शांत भाव से अपने हल्के लहराते लंबे बालों को संवारा और धीरे से जवाब दिया, नहीं। मेजबान ने फिर पूछा, तो क्या ये गाना किसी और के लिए है? मेहर अवस्थी ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, मानो दर्शकों में से किसी खास दिशा में देख रही हो, और फिर चुप हो गईं। मेजबान थोड़ा शर्मिंदा होकर हल्की हंसी हंसा, ठीक है मेहर, एक और शानदार गाने के लिए धन्यवाद। दर्शकों ने उत्साहपूर्वक तालियां बजाईं और मेहर अवस्थी आखिरकार मंच से उतर गईं। निर्देशक समीर वोहरा, क्या हो रहा है? क्या हमने ये तय नहीं किया था कि पोस्ट प्रोडक्शन में इस हिस्से को काट दिया जाएगा? दिव्या कपूर ने भौहें चढ़ाईं, खड़ी हुई और फोन करने के लिए अपना फोन उठाया।
चलते चलते वह मेहर अवस्थी की ओर मुड़ी और शिकायत करते हुए बोली, क्या आप भविष्य में अपने मन की हर बात गाकर नहीं बता सकती? उसने रेयांश खन्ना की ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, क्या गड़बड़ है? कॉल कनेक्ट हुआ। निर्देशक समीर वोहरा, मैं दिव्या कपूर बोल रही हूँ। हाँ, आज रात रेटिंग अच्छी रही है ना? बात कुछ ऐसी है, वो हिस्सा जहां मेहर ने अपने गाने के बाद सवाल पूछे। मेहर अवस्थी ने थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हुए रेयांश खन्ना की ओर देखा। रितिका मेहता जोर से हंस पड़ी। मेहर दीदी, जब आपने दर्शकों की ओर देखा तो आप रेयांश भाई की ओर देख रही थी, है ना? हम शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या आप खुद को रोक नहीं सकती थीं? अगर किसी ने देख लिया होता तो क्या होता? मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। मेहर अवस्थी ने जल्दी से सफाई दी। हालांकि रेयांश खन्ना मुस्कुरा रहे थे। मेहर, हमारी दबाव वाली प्रैक्टिस खूब चल रही है। तुमने इस गाने के निचले सुर बहुत अच्छे से गाए। अब तुम्हारी गायकी में कोई कमी नहीं है। शुक्रिया। मेहर अवस्थी रेयांश खन्ना के साथ अपनी दबाव वाली प्रैक्टिस को याद करके शर्मा गई और उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। दबाव वाली प्रैक्टिस। रितिका मेहता ने मेहर अवस्थी और फिर रेयांश खन्ना की तरफ देखते हुए बात को समझ लिया। दबाव कैसे लगाते हैं? कौन किसे दबाता है? कौन किस पर दबाव डालता है? कहाँ? अध्याय 166। मेरे भाई ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या गलत किया? रितिका मेहता के सवाल का सामना करते हुए टीवी पर ध्यान केंद्रित किए मेहर अवस्थी चुपके से शर्मा गई। रेयांश खन्ना ने खांसते हुए गंभीरता से कहा, तुम्हें वैसे भी गायन के बारे में कुछ समझ नहीं आएगा। रितिका मेहता ने उन दोनों की तरफ देखा और पलकें झपकाईं। कुछ तो गड़बड़ है। तुम दोनों ने जरूर कुछ ऐसा किया होगा जिसके बारे में किसी और को पता नहीं है। मेहर अवस्थी और रेयांश खन्ना ने एक दूसरे को देखा। दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे वे चोरी करते पकड़े गए हों। तभी दिव्या कपूर फोन पर बात खत्म करके लौटी। उनके चेहरे पर अजीब सा भाव था, झुंझलाहट और खुशी का मिला जुला भाव। क्या हुआ दिव्या जी? उत्सुक रितिका मेहता, जिनका ध्यान कहीं और था, ने कौन किसके ऊपर था वाले सवाल को बीच में ही रोक दिया। मैंने निर्देशक समीर वोहरा से पूछा और उन्होंने कहा कि वह हिस्सा ज्यादा चर्चा बटोरने के लिए रखा गया था। वैसे भी इंडस्ट्री में और फैंस में सभी जानते हैं कि मेहर वरुण सेठी को बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन उन्हें हमें पहले ही बता देना चाहिए था। दिव्या कपूर संतुष्ट नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि मेहर अवस्थी का इस्तेमाल शो की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन फिर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेहर, तुम फिर से ट्रेंड कर रही हो। ट्रेंडिंग का मतलब है किसी कलाकार के लिए पहचान और लोकप्रियता, इसलिए एक मैनेजर होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से खुश थीं। रितिका मेहता ने झटपट अपना फोन उठाया और चेक करते हुए कहा, वाह मेहर, तुम 2 बार ट्रेंड कर रही हो। आखिरकार तुम ट्रेंड कर ही रही हो। ट्रेंडिंग लिस्ट में तीसरे नंबर पर, और वो भी मेहर अवस्थी किसका इंतजार कर रही हैं? रितिका मेहता ने बोलने के बाद रेयांश खन्ना की तरफ देखा और दिव्या कपूर ने भी रेयांश खन्ना की तरफ देखा। मेहर अवस्थी शांत बैठी रहीं, मानो कुछ सुन ही नहीं रही हो, लेकिन उनका दिल जोर से धड़क रहा था। जब वो स्टेज पर गा रही थीं, तो उनके दिमाग में वाकई रेयांश खन्ना की छवि छाई हुई थी। वो सोच रही थीं कि आखिरकार उन्हें वो इंसान मिल गया जिसे वो पसंद करती थीं। उनकी स्वाभाविक गायकी और भी मनमोहक थी, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके जोशीले प्रदर्शन से इतना बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। हाँ, ये कमेंट तो बहुत मज़ेदार है। मेहर अवस्थी जिसका भी इंतजार कर रही हैं, वरुण सेठी तो बिल्कुल नहीं। रितिका मेहता ने नेटिजन्स के इन मजाकिया कमेंट्स को बड़े चाव से पढ़ा और मन ही मन हंसने लगीं। ओह, फिर वो दर्द से चिल्लाईं, अपनी जांघ सहलाते हुए, और मेहर अवस्थी को तरस भरी नजरों से देखते हुए बोली, टीवी देखो। मेहर अवस्थी भावहीन खड़ी रहीं, मानो कुछ हुआ ही न हो। गंभीरता से टीवी देखो। रेयांश खन्ना ने भी यही कहा। रितिका मेहता नाराज थीं और कार्यक्रम देखती रहीं। दूसरे कलाकार वरुण सेठी थे। हालांकि इस लड़के को कुछ मानसिक समस्याएं थीं, लेकिन उनकी गायन प्रतिभा काफी अच्छी थी और उन्हें भी दर्शकों से भरपूर तालियां और वाहवाही मिली। कई महिला प्रशंसकों ने उन पर चिल्लाते हुए कहा, मेहर अवस्थी तुम्हें नहीं चाहती, मैं तुम्हें चाहती हूँ। फिर आई रिया तलवार। इस बार उन्होंने एक सेक्सी रॉक लुक अपनाया। लेदर जैकेट, ट्यूब टॉप और हॉट पैंट पहनी, साथ में बास गिटार और एक बैंड था। वे सभी उनके पिता के पुराने दोस्त थे, दिग्गज रॉकर्स का एक समूह, जिन्होंने मंच पर शानदार प्रभाव और जीवंत वातावरण बनाया। दुर्भाग्य से रिया तलवार का फिगर थोड़ा सा पाट था। इतने सेक्सी कपड़े पहने और उछल कूद करने के बावजूद उनके शरीर में ज्यादा उभार नहीं थे। वह उछलती हुई एक प्यारी सी छोटी बंदरिया जैसी लग रही थीं। रात करीब 10 बजे हर एपिसोड के सबसे रोमांचक पल का समय आ गया, रैंकिंग की घोषणा। इसी समय टैगपुर में जेनफिट स्पोर्ट्स अपैरल फैक्ट्री में थोड़ा तंग सा ऑफिस शांत था। बाकी सभी सहकर्मी घर जा चुके थे, सिवाय एक महिला के जो अभी भी काम कर रही थी। उस महिला के लंबे भूरे रंग के लहराते बाल, बादाम जैसी आंखें और चमकीले लाल होंठ थे।
उसने लाल रंग का बिजनेस सूट पहना था और उसका काया सुडौल था। वह ऐसी महिला थी जिसे देखकर सड़क पर हर कोई मुड़कर देखता। वह रेयांश खन्ना की बड़ी बहन श्रेया खन्ना थी। कुछ दिनों में तान्या बंसल के साथ एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट पर चर्चा करने के लिए ड्रीमलाइन सिटी जाने के कारण श्रेया खन्ना को सभी आवश्यक दस्तावेज जल्दी तैयार करने थे। उसी क्षण गलियारे के अंत में स्थित बॉस के कार्यालय का दरवाजा खुला और लगभग 35 वर्ष का एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बाहर आया। वह लंबा और पतला था, चश्मा पहने हुए था और काफी सभ्य दिख रहा था। आखिरकार काम खत्म। श्रेया खन्ना ने आलस से अंगड़ाई ली, जिससे उसका सुडौल शरीर और भी आकर्षक हो गया। उसकी कमीज के बटन लगभग टूट ही गए थे। वह व्यक्ति कर्मचारी कार्यालय के दरवाजे तक गया और ये दृश्य देखकर तुरंत वहीं जम गया। अंगड़ाई लेने के बाद श्रेया खन्ना ने उस व्यक्ति को दरवाजे पर खड़ा देखा और आश्चर्य से पूछा, बड़े अरोरा, आप अभी तक गए नहीं? ये व्यक्ति नितिन अरोरा था, जो ज़ेनफिट स्पोर्ट्स अपैरल फैक्ट्री का मालिक था। नितिन अरोरा ने अपनी नज़रें हटाईं, खांसा और बोला, मैं अभी वापस जाने ही वाला था। क्या तुम आ रही हो? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जरूर, मेरा बॉस मुझे मुफ्त में घर छोड़ रहा है। ऐसा तो कोई मूर्ख ही नहीं करेगा। श्रेया खन्ना ने जल्दी से अपना सामान पैक किया, कंधे पर बैग टांगा। ऊंची एड़ी के जूते जमीन पर खटक रहे थे, उनके लंबे बाल लहरा रहे थे और कमर खूबसूरती से हिल रही थी। उनका फिगर ज्यादातर महिला सेलिब्रिटी से बेहतर था। चलो चलें। श्रेया खन्ना नितिन अरोरा के पास गईं। उन्होंने देखा कि वो सोच में डूबे हुए हैं और उन्हें कोहनी से हल्का सा धक्का दिया। ओह, ठीक है। नितिन अरोरा ने अपना चश्मा ठीक किया और दोनों नीचे गए और एक साधारण सी घरेलू कार में बैठ गए। बड़े अरोरा, मुझे कहना पड़ेगा, आपके पास तो एक अच्छी कार भी नहीं है, फिर भी आप अपने उत्पादों का प्रचार करने के लिए सेलिब्रिटीज को हायर करने में पैसा खर्च करते हैं। मुझे सच में समझ नहीं आता कि आप क्या सोच रहे हैं। श्रेया खन्ना पैसेंजर सीट पर बैठ गईं, सीट बेल्ट बांधी और जैसे ही उन्होंने उसे कसा, बेल्ट उनकी कमर में और नीचे धंस गई। नितिन अरोरा ने सीधे उनकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की और गाड़ी चलाते हुए जवाब दिया, बड़े बड़े ब्रांड्स के तो सेलिब्रिटी ही प्रवक्ता होते हैं। श्रेया खन्ना हंस पड़ी, क्या आप वाकई ज़ेनफिट को टॉप टियर ब्रांड बनाना चाहते हैं? लेकिन हम तो अभी तीसरे दर्जे के भी नहीं हैं। नितिन अरोरा को कोई फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए मैंने चुनने में काफ़ी समय लगाया और तान्या बंसल का विकल्प सबसे किफ़ायती था। छी! तान्या बंसल का नाम सुनते ही श्रेया खन्ना बोलने से कतराने लगीं। अचानक उन्हें कुछ याद आया। उन्होंने झटपट अपना फ़ोन निकाला और स्टार सिटी टीवी का ऑनलाइन चैनल खोला। उन्होंने देखा कि सुरों का संग्राम में इस एपिसोड की रैंकिंग घोषित की जा रही है। मेहर अवस्थी का परफॉर्मेंस छूट गया, कोई बात नहीं, रैंकिंग देखना भी ठीक है। श्रेया खन्ना अपने फ़ोन की स्क्रीन को घूरती रहीं। उसी क्षण शो के निर्देशक समीर वोहरा ने घोषणा की, इस एपिसोड का पहला स्थान है मेहर अवस्थी। बाकी 6 गायकों ने मेहर अवस्थी के लिए तालियां बजाईं। रिया तलवार ने मुंह बनाया। कुछ हद तक असमंजस में डूबी हुई मेहर अवस्थी की आंखें मुंह से चमक रही थीं। वहीं मेहर अवस्थी चुपचाप बैठी रहीं, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वे भावहीन थीं। उफ, इतनी ठंड है क्या? श्रेया खन्ना ने भौहें चढ़ाते हुए महसूस किया कि उनके भाई का बॉस कुछ ज्यादा ही रूखा व्यवहार कर रहा है। उन्हें पहले से ही शक था कि रेयांश खन्ना और मेहर अवस्थी के बीच कुछ नापाक रिश्ता है और अगले मंगलवार को ड्रीमलाइन सिटी में मेहर अवस्थी को डिनर पर बुलाने का उनका प्लान इसी बात की पुष्टि करने के लिए था। लेकिन अब मेहर अवस्थी, ये कूल गॉडेस, सचमुच काफी अलग थलग थीं। ऐसा लग रहा था कि उनके भाई के पास कोई उम्मीद नहीं बची है। सच में, एक पल में किसी गुमनाम सेलिब्रिटी से तलाक और अगले ही पल किसी टॉप स्टार से शादी, ऐसा सौभाग्य तो सिर्फ सपनों में ही होता है। तुम्हें भी मेहर अवस्थी पसंद हैं? नितिन अरोरा ने बगल से पूछा। बस ऐसे ही देख रही हूँ। क्या तुम उनके फैन हो? श्रेया खन्ना ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। नहीं, मैं तो असल में मेहर अवस्थी को ज़ेनफिट का स्पोक्सपर्सन बनाना चाहती थी, इसलिए मैं उन्हें फॉलो कर रही हूँ। नितिन अरोरा ने तुरंत समझाया, लेकिन उनकी एंडोर्समेंट फीस बहुत ज्यादा है। हम अपनी फैक्ट्री बेचकर भी इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। हे, तो तुम किसी मामूली औरत को ढूंढने गए थे? श्रेया खन्ना ने ताना मारा। नितिन अरोरा ने हैरानी से पूछा, रुको, तुम तान्या बंसल के प्रति इतनी शत्रुतापूर्ण क्यों हो? उस पर मेरे परिवार का कर्ज है। श्रेया खन्ना ने अपने भूरे बालों को संवारा और ताना मारा। क्या ये सही नहीं है? जब रेयांश खन्ना और तान्या बंसल का तलाक हुआ तो उसने एक पैसा भी नहीं लिया, घर भी नहीं। तान्या बंसल एक स्टार बन गई और रेयांश खन्ना का पर्दे के पीछे का योगदान महत्वपूर्ण था। मेरे भाई को कुछ भी क्यों न मिले, जब तुमने चुपके से गर्भपात कराया तब हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम हमें नीचा दिखाती हो। श्रेया खन्ना ने फैसला किया कि अगले हफ्ते ड्रीमलाइन सिटी में अपना एंडोर्समेंट डील खत्म करने के बाद वह तान्या बंसल से गंभीरता से बात करना चाहेगी। मेरे भाई ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या गलत किया? अध्याय 167 अपनी बहन से मुलाकात 3 दिन बाद मंगलवार। क्रिसेंट एंटरटेनमेंट। तान्या बंसल, ज़ेनफिट के लोग जल्द ही यहाँ आने वाले हैं।
एक कलाकार के कार्यालय में पल्लवी सूरी ने तान्या बंसल से कहा, मैं नहीं जा रही पल्लवी दीदी, आप उनसे बात कीजिए। तान्या बंसल का चेहरा भावहीन था। पिछले शनिवार को सूरों का संग्राम में मेहर अवस्थी के दोबारा प्रथम स्थान जीतने के बाद से इंटरनेट पर मेहर अवस्थी और फाइनली वेटिंग फॉर यू के बारे में खूब चर्चा हो रही है। सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात यह है कि कंपनी ने मूल रूप से मेहर अवस्थी को आवंटित करने का इरादा किया था, लेकिन अंततः वे संसाधन मेहर अवस्थी को ही दे दिए गए, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक और हिट गाना रिलीज किया और दोबारा प्रथम स्थान जीता। ये गाना मेरे पूर्व पति ने आपके लिए लिखा था, ये गाना मेरा होना चाहिए था। तान्या बंसल पिछले 2 दिनों से बहुत परेशान हैं। अब वह केवल धैर्यपूर्वक नामहीन नायक के थीम सॉन्ग के चयन के परिणामों की घोषणा का इंतजार कर सकती है। अगर उसका चयन हो जाता है तो वह स्वाभाविक रूप से शीर्ष पर पहुंच जाएगी। भले ही वह तुरंत मेहर अवस्थी को पीछे न छोड़ पाए, कम से कम कंपनी में उससे प्रतिस्पर्धा तो कर सकेगी। नेमलेस हीरोज के थीम सॉन्ग के चयन पर ध्यान केंद्रित करते हुए तान्या बंसल को किसी छोटे घरेलू ब्रांड के साथ एंडोर्समेंट डील करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके अलावा प्रेसिडेंट मारवाह ने ज़ेनफिट से एंडोर्समेंट फीस दोगुनी करने की मांग की थी। इतनी छोटी कंपनी इतना पैसा कैसे दे सकती थी? तान्या बंसल अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। ठीक है, पल्लवी सूरी ने सिर हिलाया। ज़ेनफिट के बारे में उसकी भी राय अच्छी नहीं थी और वह बस यूं ही मान गई। तभी पल्लवी सूरी का फोन बज उठा। ज़ेनफिट के प्रेसिडेंट अरोरा का फोन था। वह पहले ही क्रिसेंट एंटरटेनमेंट पहुंच चुके थे। पल्लवी सूरी ऑफिस से निकली और नीचे नितिन अरोरा और श्रेया खन्ना से मिली। श्रेया खन्ना को देखते ही पल्लवी सूरी रुक गईं। उन्हें लगा जैसे उन्हें पहले कहीं देखा हो। हालांकि उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और नितिन अरोरा से हाथ मिलाते हुए कहा, श्री अरोरा, आपको मुझे पहले फ़ोन करना चाहिए था ताकि मैं आपको एयरपोर्ट से लेने आ सकता था। कोई बात नहीं, मैनेजर पल्लवी। सुश्री बंसल कहाँ हैं? नितिन अरोरा ने पूछा। ओह, तान्या बंसल का आज एक शो है, हम इस बारे में बात कर सकते हैं। पल्लवी सूरी दोनों को एक मीटिंग रूम में ले गईं। कुछ औपचारिकताओं के बाद वे आखिरकार मुद्दे पर आए। श्री अरोरा, जैसा कि आप जानते हैं, तान्या बंसल आजकल बहुत लोकप्रिय हैं और इसलिए पहले की एंडोर्समेंट फीस अब ठीक नहीं लग रही है। श्रेया खन्ना ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैनेजर पल्लवी, क्या एंडोर्समेंट फीस पहले से तय नहीं थी? नितिन अरोरा ने हाथ हिलाते हुए पल्लवी सूरी से कहा, मैनेजर पल्लवी, तो आपको कीमत बढ़ानी चाहिए। पल्लवी सूरी ने एक उंगली उठाते हुए कहा, मूल कीमत से दोगुनी। क्या दोगुनी? श्रेया खन्ना की आंखें चौड़ी हो गईं, मानो वह उछल पड़ी हों। इस कीमत में तो हम किसी बड़े सितारे को काम पर रख सकते हैं। पल्लवी सूरी हंस पड़ी, तान्या बंसल भी जल्द ही एक बड़ी स्टार बन जाएंगी, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। श्रेया खन्ना कुछ बोलने ही वाली थीं कि नितिन अरोरा ने उन्हें रोक दिया। कुछ पल सोचा और फिर ईमानदारी से कहा, मैनेजर पल्लवी, हम सचमुच ईमानदार हैं। हालांकि ज़ेनफिट अभी कमजोर है, लेकिन हमें विश्वास है कि हम इसे जल्द ही एक विशाल वृक्ष में बदल देंगे। सुश्री बंसल के साथ सहयोग करना दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद है। पल्लवी सूरी हल्की सी मुस्कुराई। श्री अरोरा, सपने देखना वाकई सराहनीय है, लेकिन हम वर्तमान को अधिक महत्व देते हैं। नितिन अरोरा असहाय होकर खड़े हो गए। हम इतनी फीस नहीं दे सकते। ये तो अफसोस की बात है। क्या मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं? पल्लवी सूरी भी औपचारिक शिष्टाचार निभाते हुए खड़ी हो गईं। कृपया रुकिए, कृपया सुश्री बंसल को बता दीजिए कि हमें उम्मीद है कि वे अपने फैसले पर पुनर्विचार करेंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। श्रेया खन्ना अभी कुछ बोलने ही वाली थीं कि नितिन अरोरा उन्हें मीटिंग रूम से बाहर खींच ले गए और दोनों झटपट उस ऑफिस बिल्डिंग से निकल गए जहां क्रिसेंट एंटरटेनमेंट स्थित था। मुझे क्यों रोक रहे हो? श्रेया खन्ना ने उनका हाथ झटकते हुए कहा, इस मामूली हस्ती को क्या हो गया है? इतना नखरे क्यों दिखा रही है? हम इतनी दूर आए हैं और ये हमसे मिलना तक नहीं चाहती और अभी से हमें ठगने की कोशिश कर रही है। इसमें जरा भी ईमानदारी नहीं है। छी! श्रेया खन्ना गुस्से में पैर पटकने लगी, जबकि नितिन अरोरा शांत रहे और उनके गुस्से को शांत करने के बाद बोले, छोड़ो, प्रवक्ता नियुक्त करने का काम अभी टाल देते हैं। श्रेया खन्ना की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या तुमने नहीं कहा था कि बड़े बड़े ब्रांड्स तो मशहूर हस्तियों को ही प्रवक्ता बनाते हैं? क्या तुम और बड़ा और मजबूत नहीं बनना चाहते? नितिन अरोरा ने आह भरी, फैक्ट्री के पास सीमित पूंजी है, हम किसे रख सकते हैं? छोड़ो, पहले होटल चलते हैं। श्रेया खन्ना भी परेशान थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। जब उसके पास पैसे ही नहीं थे तो वह क्या करती? उसने रेयांश खन्ना को फोन किया, खाने का इंतजाम किया और फिर नितिन अरोरा को बताया। नितिन अरोरा मान गए, उसे सावधान रहने को कहा और फिर अकेले होटल लौट गए। श्रेया खन्ना ने एक टैक्सी रोकी और ड्राइवर से कहा, ड्राइवर, स्नोलीफ रेजिडेंसी चलो। स्नोलीफ रेजिडेंसी रिहायशी परिसर के सामने एक रेस्टोरेंट में। मेहर, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? मेहर, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मैं ठीक हूँ,
रेयांश खन्ना, मेहर अवस्थी और ऋतिका मेहता रेस्टोरेंट के एक निजी कमरे में श्रेया खन्ना के आने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि रेयांश खन्ना और ऋतिका मेहता ने तुरंत देखा कि मेहर अवस्थी का माथा पसीने से भीगा हुआ था और उन्हें लगा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मेहर, क्या तुम घबरा रही हो क्योंकि तुम मिस्टर खन्ना की बहन से मिल रही हो? ऋतिका मेहता ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए मेहर अवस्थी के कान के पास झुककर फुसफुसाया, मेहर, तुम अब मिस्टर खन्ना की बॉस हो, भाभी नहीं, घबराने की क्या बात है? मेहर अवस्थी ने उसे घूर कर देखा, फिर रेयांश खन्ना को चिंता से देखते हुए देखकर सिर हिलाकर इशारा किया कि वह बिल्कुल ठीक है। हालांकि वह थोड़ी घबराई हुई थी। रेयांश खन्ना की छोटी बहन से तो पहले ही मिल चुकी थी, उसका स्वभाव भी लगभग वैसा ही था और उसके साथ घुलना मिलना आसान था। लेकिन रेयांश खन्ना की बड़ी बहन अलग थी। कहते हैं कि बड़ी बहन माँ जैसी होती है, और अगर भविष्य में वह रेयांश खन्ना के साथ होती तो उनके माता पिता के अलावा उनकी बहन की राय भी बहुत महत्वपूर्ण होती। मेहर अवस्थी ने अक्सर लोगों को ये कहते सुना था कि प्यार और शादी सिर्फ दो लोगों का मामला नहीं होता, बल्कि दो परिवारों का मामला होता है। इसलिए उसे उसके परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने थे। लेकिन अगर उसकी बहन उसे पसंद न करे तो क्या होगा? मेहर अवस्थी सोच में डूबी हुई थी कि तभी निजी कमरे का दरवाजा खुला और लंबे भूरे लहराते बालों वाली और आकर्षक कदकाठी वाली एक महिला अंदर आई। बहनों, रेयांश खन्ना ने पुकारा और मेहर अवस्थी और ऋतिका मेहता भी खड़ी हो गईं। वह महिला रेयांश खन्ना के पास से गुजरकर सीधे मेहर अवस्थी के पास गई। उसने मेहर अवस्थी को ऊपर से नीचे तक देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य और प्रशंसा झलक रही थी। उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा, श्रीमती अवस्थी, नमस्कार। मैं रेयांश खन्ना की बड़ी बहन हूँ, मेरा नाम श्रेया खन्ना है। मेरे भाई का इतना अच्छा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। मेहर अवस्थी ने जल्दी से हाथ मिलाया, समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें, और धीमी आवाज में बोली, नहीं, आपका स्वागत है, मुझे खुशी हुई। श्रेया खन्ना थोड़ी हैरान थीं। क्या मेहर अवस्थी को बर्फ की तरह ठंडी नहीं होना चाहिए था? वह एक शर्मीली लड़की की तरह क्यों लग रही थीं? पल्लवी दीदी, नमस्कार। मेरा नाम ऋतिका मेहता है, मैं मेहर दीदी की सहायक हूँ। भविष्य में हमारी कई बार मुलाकात होगी, इसलिए आप मुझे श्याओ यून कहकर बुलाए। ऋतिका मेहता ने प्रसन्नतापूर्वक श्रेया खन्ना का अभिवादन किया। मेहर अवस्थी के विपरीत सहायक काफी मिलनसार थीं। श्याओ यून, नमस्कार, आप बहुत सुंदर हैं। हाँ, पल्लवी दीदी, आपकी पसंद तो लाजवाब है। लगता है सिर्फ खूबसूरत महिलाएं ही एक दूसरे की सराहना करती हैं। समूह बैठ गया और मिलनसार ऋतिका मेहता के उत्साह से माहौल खुशनुमा हो गया, जिससे भोजन काफी जीवंत हो उठा। हालांकि मेहर अवस्थी एक तरफ दबी दबी बैठी रहीं, बोलने की हिम्मत नहीं कर रही थीं। श्रेया खन्ना ने सोचा कि मेहर अवस्थी स्वभाव से ही शर्मीली हैं और उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जल्द ही उन्होंने देखा कि रेयांश खन्ना अक्सर मेहर अवस्थी को खाना परोस रहे थे, जबकि मेहर अवस्थी उन्हें पेय पदार्थ दे रही थीं। उनकी हरकतें स्वाभाविक थीं, जिससे साफ पता चलता था कि वे नियमित रूप से इसी तरह बातचीत करते थे। श्रेया खन्ना चौंक गईं। उनके भाई और वो बड़ा सितारा किसी पुराने शादीशुदा जोड़े की तरह लग रहे थे। तभी नितिन अरोरा का फोन आया। वो अब भी जिद पर अड़े थे और कल फिर से क्रिसेंट एंटरटेनमेंट जाने का प्लान बना रहे थे। नहीं, बड़े अरोरा, ये साफ है कि वो हमारे प्रवक्ता नहीं बनना चाहते, हमारे जाने का क्या फायदा? ठीक है, जैसा आप कहें। श्रेया खन्ना ने बेबसी से फोन काट दिया। कल तान्या बंसल के एजेंट से बेइज्जती होने के ख्याल से वो उदास थीं। बहन, आपने अभी कहा कि आपका ब्रांड प्रवक्ता ढूंढ रहा है। मेहर अवस्थी ने अचानक उनसे पूछा। अध्याय 168। मेहर अवस्थी हमारे लिए बोलती हैं, हूँ। श्रेया खन्ना चौंक गईं, खासकर इसलिए क्योंकि मेहर अवस्थी की बहन शब्द इतनी स्पष्ट और साफ सुनाई दी कि वो थोड़ी हैरान रह गईं। मेहर अवस्थी के हल्के लाल गाल और उनकी थोड़ी शर्मीली निगाहें देखकर श्रेया खन्ना ने आगे कहा, जी हाँ, मैं इस बार ड्रीमलाइन सिटी में क्रेसेंट एंटरटेनमेंट के साथ एंडोर्समेंट डील के बारे में बात करने आई हूँ। ओह, मैं भूल गई, मिस अवस्थी, आप भी क्रेसेंट एंटरटेनमेंट के साथ हैं। उनके बगल में खड़ी ऋतिका मेहता ने खुशी खुशी श्रेया खन्ना का हाथ थामते हुए कहा, पल्लवी दीदी, इन्हें मेहर ही कहिए, ये ज्यादा दोस्ताना लगेगा। हालांकि श्रेया खन्ना का स्वभाव थोड़ा गुस्सैल था, लेकिन मेहर अवस्थी आखिर एक बड़ी स्टार और उनके छोटे भाई की बॉस थीं। पहली मुलाकात में उन्हें मेहर कहकर बुलाने पर श्रेया थोड़ी झिझक गईं। मेहर अवस्थी ने तुरंत जवाब दिया, जी बहन, मुझे मेहर ही कहिए। रेयांश खन्ना भी मुझे यही कहते हैं। ठीक है फिर। श्रेया खन्ना और भी असहज महसूस करने लगीं। मेहर अवस्थी को हैरानी से घूरते देख वह बस इतना ही कह सकी, मैं बॉस के साथ आई थी। हमने एंडोर्समेंट फीस पर सहमति जताई थी, लेकिन उन्होंने अचानक कीमत बढ़ा दी। हमारे छोटे ब्रांड के पास इतना पैसा नहीं है। हम एकदम से हैरान रह गए। अचानक कीमत बढ़ा दी, इतना धोखेबाज कौन हो सकता है? ऋतिका मेहता ने गुस्से से पूछा। हाँ, हमें उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है।
हमें कल फिर से क्रिसेंट एंटरटेनमेंट जाना होगा। उफ, शायद हमें उनसे मिन्नतें भी करनी पड़ें। श्रेया खन्ना ने रेयांश खन्ना और तान्या बंसल के रिश्ते को देखते हुए साफ साफ नहीं बताया कि यह किसने किया था। बढ़ती हुई झुंझलाहट के साथ श्रेया खन्ना ने अपना वाइन का गिलास उठाया और रितिका मेहता ने भी अपना गिलास उनके गिलास से टकराते हुए कहा, बहन मैं भी तुम्हारे साथ पीती हूँ। जो अपने वादे तोड़ते हैं वे कभी मशहूर न हो। हा, खूब कहा। श्रेया खन्ना को यह सुनकर अच्छा लगा। दोनों ने गिलास टकराए और एक ही घूंट में अपने पे पी लिए। श्रेया खन्ना ने अपना गिलास नीचे रख दिया। अपने मन की बात कह देने से उसे थोड़ी राहत मिली। हालांकि कल तान्या बंसल के घमंडी और तुच्छ स्वभाव का सामना करने और शायद उससे न मिलने के विचार ने उसे और भी निराश कर दिया। बहन, कैसा रहेगा अगर मैं आपकी प्रवक्ता बन जाऊं? अगले ही पल श्रेया खन्ना के कानों में एक साफ और कोमल आवाज गूंजी। श्रेया खन्ना स्तब्ध रह गई, पल भर के लिए अवाक रह गई। आपने क्या कहा? मेहर। रेयांश खन्ना भी कुछ हैरान था मेहर अवस्थी को देखते हुए। मेहर अवस्थी गरिमापूर्ण और शांत थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी झलक रही थी जब उसने धीरे से कहा, मैं आपकी प्रवक्ता बन सकती हूँ बहन, क्या आपको लगता है कि मैं उपयुक्त हूँ? रितिका मेहता ने अपना हाथ माथे पर रखा और धीरे से बुदबुदाई, मुझे पता था। उपयुक्त, उपयुक्त, बिल्कुल उपयुक्त। श्रेया खन्ना ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी और उत्साह से मेहर अवस्थी का हाथ पकड़ लिया। अरे एक मिनट रुको। फिर कुछ याद आने पर वह तुरंत निराश हो गई, लेकिन कोई बात नहीं मेहर, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। तान्या बंसल जैसी मामूली कलाकार भी एक विज्ञापन के लिए लाखों कमाती हैं। मेहर अवस्थी तो उभरती हुई स्टार हैं, एक टॉप लेवल सेलिब्रिटी हैं, तो क्या उनकी कमाई करोड़ों में नहीं होगी? उन्होंने शून्य से शुरुआत की थी, उनका सारा पैसा फैक्ट्री में लगा था, इतना पैसा उन्हें कहाँ से मिलेगा? मेहर अवस्थी ने मानो इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया था और आगे बोली, बहन चलो उस कलाकार के साथ तय की गई विज्ञापन फीस पर ही बात करते हैं। असल में वह कहना चाहती थी कि उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आखिर वह क्रिसेंट एंटरटेनमेंट के तहत काम करने वाली कलाकार थी और कंपनी के हितों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। श्रेया खन्ना की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं और उन्होंने दोबारा पूछा, मेहर क्या तुम सच कह रही हो? मजाक तो नहीं कर रही हो? मेहर अवस्थी ने सिर हिलाया। बहन, अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं अभी अपने एजेंट को बुलाकर तुमसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर लेती हूँ। उसके बगल में खड़े रेयांश खन्ना ने कहा, मेहर क्या तुम्हें पहले अपनी कंपनी से इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए? उन्हें चिंता थी कि कहीं इस वजह से क्रिसेंट एंटरटेनमेंट मेहर अवस्थी से नाराज न हो जाए। आखिर मेहर अवस्थी की हैसियत को देखते हुए एंडोर्समेंट फीस से क्रिसेंट एंटरटेनमेंट को कम से कम कई मिलियन का मुनाफा हो सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेहर अवस्थी क्रिसेंट एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी स्टार थी और कंपनी के साथ उनका मुनाफा 50/50 बढ़ता था। लेकिन उनकी बड़ी बहन का छोटा सा ब्रांड जाहिर तौर पर इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता था। जी हाँ मेहर, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकता। फिर से सोचो। श्रेया खन्ना अब आश्वस्त थी कि उनके भाई का मेहर अवस्थी से रिश्ता खास था और इसी वजह से वह मेहर अवस्थी को किसी भी तरह की परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। रेयांश खन्ना, बहन चिंता मत करो, कंपनी ने मुझे आश्वासन दिया है कि एंडोर्समेंट और अपीयरेंस के मामले में मुझे पूरी आज़ादी है। मेहर दीदी कंपनी की चहेती हैं, कोई उनसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। मेहर अवस्थी ने कहा और रितिका मेहता ने भी उनकी बात दोहराई, मेहर दीदी कंपनी की चहेती हैं, कोई उनसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। श्रेया खन्ना एक पल के लिए हिचकिचाई और रेयांश खन्ना की ओर देखा। रेयांश खन्ना ने मेहर अवस्थी की ओर देखा और पाया कि उनकी साफ चमकती आंखें भी उन पर टिकी हुई थीं, उनकी निगाहें दृढ़ थीं, मानो उन्होंने अपना मन बना लिया हो। रेयांश खन्ना मेहर अवस्थी को जानते थे, वह ऐसी इंसान थी जो एक बार मन बना लेने पर अपना इरादा नहीं बदलती। उन्होंने उन्हें और समझाने की कोशिश नहीं की और श्रेया खन्ना को सिर हिलाकर सहमति दी। तो क्या मैं अब बॉस को बुला लूं? श्रेया खन्ना थोड़ी उत्साहित थी, इस बार तो उन्हें सचमुच दिल का दाना खोकर तरबूज मिल गया था। ठीक है, तो मैं दिव्या जी को भी बुला लेती हूँ। मेहर अवस्थी ने अपना फ़ोन उठाया और दिव्या कपूर को कॉल किया। दूसरी तरफ दिव्या कपूर पूरी तरह से हैरान थीं और बेबसी से बोलीं, दादी क्या आप मुझे थोड़ी शांति से रहने नहीं दे सकती? फिर भी वह तुरंत आने के लिए तैयार हो गईं। श्रेया खन्ना ने तुरंत नितिन अरोरा को फ़ोन किया। फ़ोन पकड़े हुए उनका हाथ थोड़ा कांप रहा था। कॉल कनेक्ट होते ही उनकी आवाज़ कांप उठी। अरे देहाती, तुम अभी यहीं आ जाओ। स्नोलीफ रेजिडेंसी नवदेशी रेस्टोरेंट, मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगी। नितिन अरोरा ने पूछा, क्या तुम अपने भाई से मिलने नहीं जा रही थी? मैं यहाँ क्या करूँ? अरे पूछो मत, मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। जल्दी करो और देर मत करो। अच्छी खबर? तुम्हारे भाई की शादी हो रही है। क्या मेरे भाई की शादी हो रही है? मैं फ़ोन पर नहीं समझा सकती, तुम अभी आ जाओ।
श्रेया खन्ना इतनी चिंतित थीं कि पैर पटक रही थीं। उन्हें डर था कि अगर नितिन अरोरा देर से आए तो मेहर अवस्थी के एजेंट से एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट पर बात नहीं हो पाएगी। बहन, चिंता मत करो, अगर आज देर हो जाए तो कभी भी आ सकती हो, मेहर अवस्थी ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा। हे पल्लवी दीदी, चिंता मत करो। वैसे भी मिस्टर खन्ना तो पूरे समय मेहर दीदी के साथ ही थे। वो आपकी बातचीत में मदद कर सकते हैं। शायद वो मेहर दीदी को अपनी जेब से पैसे देने के लिए भी मना लें। ओह, रितिका मेहता बोल ही रही थी कि अचानक उनका चेहरा बिगड़ गया। उन्होंने अपनी जांघ रगड़ी और गंभीर मेहर अवस्थी को नाराजगी भरे भाव से देखा। थोड़ी देर बाद दिव्या कपूर आई और रेयांश खन्ना ने उन्हें और श्रेया खन्ना को एक दूसरे से मिलवाया। दिव्या कपूर ने शायद ये बात मान ली थी कि मेहर अवस्थी अपनी जेब से पैसे देंगी और उनका रवैया शांत हो गया था। उन्होंने श्रेया खन्ना से हाथ मिलाया, उन्हें परखते हुए मुस्कुराई। मिस चेन, क्या आप कलाकार बनना चाहती हैं? मैं आपकी मैनेजर बन सकती हूँ, श्रेया खन्ना ने बार बार हाथ हिलाते हुए कहा। मेरा स्वभाव स्टार बनने के लिए ठीक नहीं है। कुछ देर बाद नितिन अरोरा आए और श्रेया खन्ना उनका स्वागत करने के लिए बाहर गईं और उन्हें निजी कमरे में ले गईं। मेहर अवस्थी। नितिन अरोरा ने अंदर आते ही मेहर अवस्थी को देखा और आश्चर्य से उनका मुंह खुला रह गया। दिव्या कपूर खड़ी हुई और नितिन अरोरा के पास गईं। नमस्कार श्रीमान अरोरा, मैं मेहर अवस्थी की एजेंट हूं। मैंने आपको यहां मेहर अवस्थी के ज़ेनफिट के साथ एंडोर्समेंट डील पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। एक पल की चुप्पी के बाद निजी कमरे में अविश्वास भरी आहें गूंज उठीं। क्या मेहर अवस्थी हमारी प्रवक्ता हैं? अध्याय 169 खुद को उनके हवाले कर देना बेहतर है। तान्या बंसल। थीम सॉन्ग द अनसंग हीरोज के लिए जजिंग का चौथा राउंड कल से शुरू हो रहा है। फायर डिपार्टमेंट, मेडिकल स्टाफ, स्पेशल पुलिस और सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधि 5 पेशेवर जजों के साथ मिलकर फाइनल जजिंग पैनल बनाएंगे। नवदेश टीवी नेटवर्क में मेरे दोस्त ने कहा कि आपके गाने के चुने जाने की अच्छी संभावना है। वाह पल्लवी दीदी, अगर मेरा चयन हो जाता है तो हम तुरंत कंपनी से बात करेंगे। नए कॉन्ट्रैक्ट में मुझे और मेहर अवस्थी को एक जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। बिल्कुल, साथ ही ए बेटर लाइफ फाइनल हो चुका है। पहले 2 एपिसोड की शूटिंग अगले हफ्ते से शुरू होगी। अपना बेस्ट देना। कोई बात नहीं, यह मेरा पहला एस लेवल वैरायटी शो है, मैं इस मौके का पूरा फायदा उठाऊंगी। वैसे तान्या बंसल आज ज़ेनफिट से आए 2 लोगों में से एक रेयांश खन्ना की बहन लग रही हैं। क्या ड्रीमलाइन सिटी, तान्या बंसल और रेयांश खन्ना का पुराना घर। अब इस घर के प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट पर सिर्फ तान्या बंसल का नाम है। पल्लवी सूरी की बात सुनकर तान्या बंसल अचानक सोफे से उठ खड़ी हुई। रेयांश खन्ना की बहन श्रेया खन्ना, पल्लवी सूरी ने कहा। हाँ, मुझे लगता है उनका नाम यही है। जब तान्या बंसल और रेयांश खन्ना एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, तब पल्लवी सूरी ने रेयांश खन्ना के परिवार को दूर से कई बार देखा था और उनकी धुंधली सी छवि उनके मन में थी। आज जब उन्होंने श्रेया खन्ना को देखा तो उन्हें लगा कि वो जानी पहचानी है और फिर उन्हें याद आया ज़ेनफिट कंपनी की प्रतिनिधि रेयांश खन्ना की बहन थी। रेयांश खन्ना की बहन तो ज़ेनफिट से ही हैं। मुझे खुद जाना चाहिए था। तान्या बंसल की आवाज़ में झुंझलाहट थी। तुम खुद गई थी? तान्या बंसल, तुम क्या करने की सोच रही हो? पल्लवी सूरी ने हैरानी से पूछा। मेरे पास श्रेया खन्ना का फ़ोन नंबर है, मैं अभी उनसे संपर्क करती हूँ, तान्या बंसल ने फ़ोन रखने से पहले कहा। तान्या बंसल, ज़रा रुकिए, कहीं आप अगला एंडोर्समेंट कम पैसे में तो नहीं ले लेंगी? पल्लवी सूरी ने तान्या बंसल के मन की बात समझ ली और झट से बोली, आप और रेयांश खन्ना का तलाक हो चुका है। अगर आप उनकी बहन की मदद भी कर दें तो भी वो आपके साथ वापस नहीं आएंगे। तान्या बंसल ने कहा, 2 मिलियन कोई कम कीमत नहीं है। 2 मिलियन तो वो एंडोर्समेंट फीस थी जिस पर तान्या बंसल ने पहले ज़ेनफिट के साथ सहमति जताई थी। तान्या बंसल, ज़रा सोच समझकर फैसला कीजिए। आप एक एस लेवल वैरायटी शो में आने वाली हैं, और अगर आपको द अननोन हीरो का थीम सॉन्ग मिल जाए तो आपकी मार्केट वैल्यू तुरंत करोड़ों में पहुंच जाएगी। अपनी कीमत को जल्दबाजी में कम न करें। इसके अलावा इस तरह के छोटे घरेलू ब्रांड से मुकाबला करने से आपकी छवि को नुकसान होगा। और प्रेसिडेंट मरवाह ने कहा कि ज़ेनफिट को 4 मिलियन देने होंगे, तभी हम उनके एंडोर्समेंट पर विचार करेंगे। क्या आप कंपनी के खिलाफ जाना चाहती हैं? पल्लवी सूरी ने तुरंत सलाह दी। पल्लवी दीदी, हम एंडोर्समेंट फीस पर फिर से बात कर सकते हैं। रेयांश खन्ना अपने परिवार को बहुत महत्व देते हैं। अगर मैं उनकी बहन की मदद करूं तो शायद वो अपना मन बदल लें। कम से कम, तान्या बंसल थोड़ी देर रुकी, फिर दांत पीसते हुए बोली, कम से कम वो अब सिर्फ मेहर अवस्थी के लिए ही गाने नहीं लिखेंगे, है ना? पल्लवी सूरी गुस्से से बोली, तान्या बंसल, होश में आओ। रेयांश खन्ना दुनिया के इकलौते गीतकार नहीं हैं। अगर वो वाकई इतने अच्छे हैं तो मेहर अवस्थी का नेमलेस हीरो का थीम सॉन्ग टॉप 10 में क्यों नहीं आया? पल्लवी दीदी, इसकी चिंता मत कीजिए, मैं खुद संभाल लूंगी। इतना कहकर तान्या बंसल ने फ़ोन काट दिया।
उसका चेहरा उत्साह से लाल था, लेकिन साथ ही थोड़ा आशंकित भी। एक पल हिचकिचाने के बाद उसने आखिरकार अपना फ़ोन उठाया और श्रेया खन्ना का नंबर ढूंढा। जब वह रेयांश खन्ना के साथ उसके पैतृक शहर गई थी तो रेयांश खन्ना के परिवार ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था और उसने श्रेया खन्ना और आन्या खन्ना के नंबर भी सेव कर लिए थे। रेयांश खन्ना से तलाक के बाद उसने खन्ना परिवार से संपर्क तोड़ दिया था। सौभाग्य से उसका फ़ोन नंबर डिलीट नहीं हुआ था, इसलिए अब काम कर रहा था। तान्या बंसल ने गहरी सांस ली और श्रेया खन्ना का नंबर डायल किया। फ़ोन काफ़ी देर तक बजता रहा। तान्या बंसल के चेहरे के भाव बदल गए। क्या ऐसा हो सकता है कि रेयांश खन्ना की बहन उसका फ़ोन उठाना नहीं चाहती हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। चूंकि वह ज़ेनफिट की ओर से एंडोर्समेंट पर चर्चा करने आई थी, इसलिए उसे पता होना चाहिए कि वह उनके ब्रांड की प्रवक्ता है। आज दोपहर पल्लवी सूरी ने उसे मना कर दिया था, शायद अब वह जल्दी में है। मैं मदद के लिए यहाँ हूँ। तभी कॉल कनेक्ट हो गया। हेलो, कौन बोल रही हो? दूसरी तरफ से एक साफ और सीधी महिला की आवाज़ आई। तान्या बंसल ने उसे श्रेया खन्ना के रूप में पहचान लिया। हालांकि श्रेया खन्ना के पास उनका नंबर सेव नहीं था, इसलिए तान्या बंसल ने जल्दी से कहा, बड़ी बहन, मैं तान्या बंसल हूँ। तान्या बंसल। दूसरी तरफ से आवाज़ अचानक ऊंची हो गई, फिर कुछ देर बाद ठंडे लहजे में बोली, क्यों कॉल कर रही हो? तान्या बंसल ने जल्दी से कहा, बड़ी बहन, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप ड्रीमलाइन सिटी आ रही हैं? क्या आप कल फ्री हैं? मैं आपको डिनर पर ले जाना चाहूँगी। फ़ोन पर थोड़ी देर की चुप्पी के बाद श्रेया खन्ना ने आखिरकार कहा, ज़रूर, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। आप कहाँ हैं? तान्या बंसल बहुत खुश हो गईं और उन्होंने झटपट एक कॉफ़ी शॉप का पता बता दिया। श्रेया खन्ना ने कहा कि उन्हें उससे बात करनी है, जो शायद विज्ञापन के बारे में ही थी। अगर वह कल मूल कीमत पर विज्ञापन करने को तैयार हो जाती तो श्रेया खन्ना को निश्चित रूप से सुखद आश्चर्य होता। फिर वह उससे रेयांश खन्ना से मुलाकात करवाने में मदद मांग सकती थी। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी थोड़ी बेइज्जती होती, वह रेयांश खन्ना से माफ़ी मांगती और कुछ अच्छी बातें कह देती। शादी के इतने सालों बाद और अपनी बहन के समझाने बुझाने के बाद शायद रेयांश खन्ना सच में अपना मन बदल लें। उस दिन पल्लवी सूरी के इस इशारे ने कि तान्या बंसल को अनकहे नियमों को स्वीकार करना चाहिए, उन्हें बहुत चौंका दिया। तान्या बंसल मशहूर होना चाहती थीं, सबसे मशहूर बनना चाहती थीं, लेकिन अपने शरीर को बेचना उन्हें मंजूर नहीं था। अगर उन्हें ऐसा करना ही पड़ा तो वह रेयांश खन्ना को धोखा दे सकती थीं। तान्या बंसल खुद नहीं जानती थीं कि उनके मन में रेयांश खन्ना के लिए अब भी कोई भावना है या नहीं। लेकिन दोनों की पहले शादी हो चुकी थी और उनके बच्चे भी थे, इसलिए उसने एक अच्छे गाने के बदले खुद को उसके हवाले कर दिया, जिससे उसकी शोहरत और बढ़ जाती। यह एक अच्छा सौदा लगता है। इसके अलावा मेहर अवस्थी से रेयांश खन्ना को वापस छीनना मेहर अवस्थी को आमने सामने हराने से भी ज्यादा रोमांचक है। तान्या बंसल कल श्रेया खन्ना से मिलने के लिए पहले से ही उत्सुक थीं। एक होटल के अंदर। तुम्हें किसने फ़ोन किया था? नितिन अरोरा ने श्रेया खन्ना से पूछा, जो फ़ोन लेकर बाहर से वापस आ रही थीं। एक परेशान करने वाला कॉल। श्रेया खन्ना ने कंधे उचकाए, एक कुर्सी की ओर गईं और बैठ गईं। नितिन अरोरा को अभी भी थोड़ा हैरान देखकर उन्होंने उनकी आंखों के सामने हाथ हिलाया। क्या हुआ? अभी तक होश में नहीं आए। नितिन अरोरा की आंखें धुंधली थीं और काफ़ी देर बाद उन्होंने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। श्रेया खन्ना, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सपना देख रहा हूँ? श्रेया खन्ना ने ताना मारते हुए कहा, देखो तुम्हें कितने दयनीय हो। क्या मैं तुम्हें चुटकी काट कर देखूं कि तुम सपना देख रहे हो? नितिन अरोरा ने सचमुच अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, ठीक है, मुझे चुटकी काट लो। श्रेया खन्ना ने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, पागल। आह, थोड़ा दर्द हो रहा है। क्या ये सच में सपना नहीं है? नितिन अरोरा ने अपने लाल हुए हाथ को छुआ और खुद से बुदबुदाया, उसे अभी भी यह सब अवास्तविक लग रहा था। अभी कुछ देर पहले उसी रेस्टोरेंट में उसने और मेहर अवस्थी के एजेंट ने जल्दी से एक एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट फाइनल किया था। सटीक कहें तो उन्होंने मुश्किल से ही कोई बातचीत की थी। मेहर अवस्थी ने जब ज़ेनफिट द्वारा तान्या बंसल को दी जाने वाली एंडोर्समेंट फीस के बारे में पूछा तो वह तुरंत मान गई। उसके और एजेंट के बीच बस कुछ ही बातें बाकी थीं। दरअसल नितिन अरोरा पूरी बातचीत के दौरान पूरी तरह से हैरान था। उन्होंने रोली और एक के साथ मेहर अवस्थी की एंडोर्समेंट फीस के बारे में पूछताछ की थी और वे सभी 10 मिलियन से कम नहीं थीं। और अब उसने इस बेहद लोकप्रिय पॉप गायिका को ज़ेनफिट का प्रवक्ता बनाने के लिए सिर्फ 2 मिलियन खर्च किए थे। अगर वह किसी को बताता तो कोई यकीन नहीं करता। मेहर अवस्थी और बाकी लोगों के साथ रात का खाना खत्म करने और श्रेया खन्ना के साथ होटल लौटने के बाद ही नितिन अरोरा को होश आया। उसने अचानक श्रेया खन्ना से कहा, मेहर अवस्थी ने हमारी मदद की, तुम्हारे भाई की वजह से तो नहीं, है ना? अध्याय 170। मेरी बहन भी तुम्हें पसंद करती है। छी, तुम क्या कह रहे हो? मैं इतनी उदार, प्यारी और बेहद आकर्षक हूँ। क्या मेहर अवस्थी को मुझसे पहली नज़र में ही प्यार नहीं हो गया होगा और उसने खुशी खुशी मेरी मदद नहीं की होगी?
श्रेया खन्ना खिलखिलाकर हंस पड़ी, अपनी छाती फुलाकर और पेट अंदर खींचकर, मानो उसका माउंट एवरेस्ट कपड़ों से बाहर निकलने ही वाला हो। नितिन अरोरा अचंभित होकर देखता रहा। उसने अपना चश्मा ठीक किया, नजरें हटाईं और श्रेया खन्ना के चेहरे की ओर देखा। श्रेया खन्ना, क्या तुम्हें याद है कि हम कैसे मिले थे? बिल्कुल याद है। श्रेया खन्ना ने अपने पैर क्रॉस किए, काली स्टॉकिंग्स में उनके लंबे पैर हल्के से हिल रहे थे। उन्होंने मेज पर रखे हाथ पर अपनी ठुड्डी टिकाए और रुचि से कहा, उस समय मैं अभी भी उस ट्रेडिंग कंपनी में थी। आप मुझसे व्यापार की बात करने आए थे और मैं आपको नीचे लेने आई थी। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और हमारी कंपनी के सामने की सड़क बहुत खराब थी। बारिश के बाद वह पानी से भरी हुई थी। जब आप पहुंचे तो आप सोच में डूबे हुए लग रहे थे। मैंने आपको याद भी दिलाया, लेकिन फिर भी आप कार से उतरते ही एक गड्ढे में पैर रख बैठे, आपके पैर कीचड़ से भर गए। हा, आपको अंदाजा नहीं है कि उस समय मुझे कितनी हंसी आ रही थी। मैंने सोचा, क्या यह आदमी बेवकूफ़ है, इसीलिए मैंने बाद में आपको कीचड़ वाले पैर का उपनाम दिया। श्रेया खन्ना की हंसमुख और स्पष्ट आवाज़ सुनकर और उनकी सहज हंसी देखकर नितिन अरोरा भी मुस्कुराए और अचानक बोले, श्रेया खन्ना, धन्यवाद। श्रेया खन्ना ने उनकी ओर देखा, अचानक से मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हो? नितिन अरोरा ने गंभीरता से कहा, तुमने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर मेरी मदद करने के लिए आए, सब कुछ नए सिरे से शुरू किया, इतनी मेहनत की, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें अच्छी जिंदगी नहीं दी। श्रेया खन्ना ने अपनी लंबी मोहक आंखों से उन्हें घूरा और नितिन अरोरा ने तुरंत कहा, मेरा मतलब है, मैंने तुम्हें और कंपनी के कर्मचारियों को अच्छी जिंदगी नहीं दी है। श्रेया खन्ना ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। बेवकूफ़, आज तुम्हें क्या हो गया है? मेहर अवस्थी के विज्ञापन से तुम इतने खुश हो गए हो कि चक्कर आ रहे हैं। मैंने सिर्फ इसलिए नौकरी बदली क्योंकि तुमने इतने पैसे दिए। तुम इतने भावुक क्यों हो रहे हो? उफ, इतना कहकर उसने दर्द का नाटक करते हुए जोर से अपनी बाहों को रगड़ा। नितिन अरोरा शांत भाव से मुस्कुराए, उनके चेहरे पर दृढ़ता थी। श्रेया खन्ना, चिंता मत करो, मेहर अवस्थी के समर्थन से जेनफिट और भी बेहतर होता जाएगा। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। और बाकी सब भी खुशहाल जीवन जिएंगे। ठीक है, तो मुझे थोड़ा और बोनस दे दो। मैं सोने जा रही हूँ, बाय। श्रेया खन्ना ने नितिन अरोरा को हाथ हिलाकर अभिवादन किया, शालीनता से खड़ी हुई और दरवाजे की ओर चल पड़ी। ओह, ठीक है। वह दरवाजे पर रुकी, नितिन अरोरा की ओर मुड़ी और बोली, मैं कल किसी से मिलने जा रही हूँ। नितिन अरोरा ने नजरें फेर लीं। कौन? कोई ऐसा जिससे हमारे परिवार को माफी मांगनी है। स्नोली फ्रेजिडेंसी। मेहर, क्या कंपनी ऐसा करके तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करेगी? रेयांश खन्ना ने मेहर अवस्थी से चिंतित होकर पूछा। मेहर अवस्थी क्रिसेंट एंटरटेनमेंट की शीर्ष महिला कार्यकारी थी, एक उच्च पद पर थी, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि उन्हें कंपनी के लिए अधिक पैसा कमाना पड़ता था। जेनफिट की एंडोर्समेंट फीस सिर्फ 2 मिलियन है, जो मेहर अवस्थी की मार्केट वैल्यू से कहीं कम है। कोई भी कंपनी चैरिटी नहीं है, कम कमाना नुकसान के बराबर है। इसके अलावा मेहर अवस्थी, जो लाखों की एंडोर्समेंट फीस लेने वाली एक लोकप्रिय युवा स्टार हैं, कई गुना कम फीस पर एक तीसरे दर्जे के ब्रांड का एंडोर्समेंट करना अपमानजनक है। ये लगभग ऐसा है जैसे वह अपनी जेब से पैसे दे रही हों। चिंता मत करो। मेहर अवस्थी नहा चुकी थीं और काले लेस वाले नाइट गाउन में सोफे पर बैठी थीं, उनके लंबे सुडौल पैर लगभग दिख रहे थे। वह थोड़ी घबराई हुई थीं। क्या तुम्हारी बहन मुझे पसंद करती है? उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि कंपनी को कैसे समझाएं, बल्कि इस बात की चिंता थी कि श्रेया खन्ना पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। मेहर, यह इस बारे में नहीं है कि वह तुम्हें पसंद करती है या नहीं, ठीक है? क्या तुमने श्रेया खन्ना की आंखों में वो भाव नहीं देखा? वह तो मानो तुम्हें किसी रक्षक की तरह मान रही हैं। रितिका मेहता भी उसी समय नहाकर बाहर आई, उनका गोल चेहरा अभी भी लाल था। वह तुरंत उसे चिढ़ाने लगी। शाओ युन। मेहर अवस्थी शर्मा गई और रितिका मेहता को पकड़ने के लिए खड़ी हो गई, लेकिन असिस्टेंट तैयार थी। उसने कहा, मिस्टर खन्ना, आप दोनों मजे कीजिए, और फिर अपने बेडरूम में छिप गई। मैं भी सोने जा रही हूँ। रेयांश खन्ना को घूरते देख मेहर अवस्थी इतनी शर्मिंदा हुई कि ऊपर देखने की हिम्मत ही नहीं हुई और जल्दी से ऊपर अपने बेडरूम में भाग गई। उसने दरवाजा बंद किया, अपने हल्के लाल गालों को छुआ और थोड़ा असहज महसूस किया। क्या मेरी बहन सच में मुझे पसंद करती है? तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। मेहर अवस्थी ने फ़ोन उठाया और आखिरकार उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। ये रेयांश खन्ना का व्हाट्सएप मैसेज था। मेहर, मेरी बहन ने कहा कि वह भी तुम्हें पसंद करती है। अगले दिन नवदेश टीवी नेटवर्क द अननोन हीरो के थीम सॉन्ग के लिए वोटिंग का चौथा दौर शुरू होने वाला था। पिछले 3 दौरों के विपरीत इस बार संगीत जगत के 5 पेशेवरों के अलावा कई आम लोग भी मौजूद थे। उनमें से एक, सादे कपड़ों में एक बुजुर्ग महिला कुर्सी पर बैठी थी, अनजाने में अपने हाथों को गोद में रगड़ रही थी, कुछ संकोची लग रही थी। हालांकि द अननोन हीरो का प्रमोशनल वीडियो देखने वाला कोई भी व्यक्ति उसे वीडियो में दिखाई गई मेहनती सफाईकर्मी के रूप में तुरंत पहचान लेता।
सफाईकर्मी के बगल में एक युवक बैठा था, लगभग 23 या 24 वर्ष का, काफी आकर्षक और मजबूत, सिवाय उसके बाएं गाल पर एक निशान के जो उसकी खूबसूरती को थोड़ा कम कर रहा था। वह प्रमोशनल वीडियो की शुरुआत में दिखाई देने वाला दमकलकर्मी है, जो रोंगचेंग 5वीं फायर ब्रिगेड से है। उसके बाएं गाल पर निशान वीडियो में दिखाई गई आग का है। वह आग की लपटों से बाहर भागा, एक फंसे हुए बच्चे को गोद में लिए हुए, और 5वीं मंजिल की बालकनी से कूद गया। बच्चे को सफलतापूर्वक बचा लिया गया और उसके चेहरे पर एक अमिट पदक अंकित किया गया। दमकलकर्मी के बगल में एक युवती है, जो हरितपुर फर्स्ट पीपुल्स हॉस्पिटल की नर्स है। वीडियो में उन्हें भी दिखाया गया है, क्योंकि उन्होंने कई आपदा राहत कार्यों में भाग लिया है और अनगिनत लोगों की जान बचाई है। नर्स के बगल में एक बेहद आकर्षक युवक है, जो कैरावगढ़ लोक सुरक्षा ब्यूरो की चाओयांग शाखा का विशेष पुलिस अधिकारी है। प्रचार वीडियो के दूसरे भाग में एक हथियारबंद हमलावर एक लड़की का अपहरण कर लेता है। वह पीछे से हमला करता है, हमलावर को काबू में करता है और लड़की को बचा लेता है। उसकी बांह पर गहरा घाव है, लेकिन उसके चेहरे पर एक चमकती मुस्कान है। एक सफाईकर्मी, एक युवा दमकलकर्मी, एक नर्स और एक युवा विशेष पुलिस अधिकारी, ये चारों अनसंग हीरोज प्रचार वीडियो में शामिल उद्योग जगत के प्रतिनिधि हैं। आज वे अनसंग हीरोज थीम सॉन्ग के अंतिम चयन में निर्णायक की भूमिका भी निभाएंगे। मूल रूप से प्रचार वीडियो में एक सीमा रक्षक भी था, लेकिन उसे सीमा की रक्षा करनी है और वह एक पल के लिए भी नहीं जा सकता, इसलिए वह नवदेश टीवी पर नहीं आ सका। हालांकि राष्ट्रीय दिवस समारोह की प्रोडक्शन टीम ने उन्हें पहले ही 10 चयनित गाने भेज दिए हैं और उनसे तथा उनके साथियों से अंतिम चयन करने को कहा है। 5 पेशेवर जजों सहित द नोन हीरोज के अंतिम दौर के निर्णायक मंडल में 10 जजों में से प्रत्येक 3 गाने चुनेगा। सबसे अधिक वोट पाने वाला गाना द नोन हीरोज का थीम सॉन्ग बनेगा और इसे गाने वाला गायक राष्ट्रीय दिवस समारोह में अंतिम